Good morning, everyone. I welcome you all to this seminar conducted by Chehal Academy. इतने सारे यूथ को साथ में देखकर एक थॉट आता है, टुडेज यूथ इज टुमारोज फ्यूचर, राइट? सुना ही होगा आप सबने, है ना? ऐसा क्यों कह? बिकॉज यूथ हैज दैट एनर्जी, यूथ हैज दैट विल पावर, है ना, कि जो ठानी हुई चीज को हकीकत में बदल सकता है, राइट? लेकिन यूथ के साथ साथ और एक चीज एसोसिएटेड होती है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन अपने डिसीजंस को लेकर, कंफ्यूजन अपने फ्यूचर को लेकर, राइट? अगर स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की ही बात करूं, राइट, क्योंकि आज का सेमिनार सारा उसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? तो सिविल सर्विसेज के को लेकर बैठे हुए पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को कई सारे डाउट्स होंगे कि सिविल सर्विसेज क्या हमारे लिए सही फील्ड है? अगर मैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, राइट, तो मुझे किस टाइम पे प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, है ना? अगर मैं सिविल सर्विसेज फील्ड चूज करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे लिए ग्रेजुएशन में कौन सी ज्यादा सही फील्ड होगी, राइट? आज का मेन सेमिनार का पर्पस ही है आपके ये सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने में आपकी मदद करे, है ना? इसीलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेकर मैं आज के मेन स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, मिस्टर प्रत्यूष सर. Mr. Pratyush sir has qualified in multiple examinations such as the Civil Services Examination conducted by UPSC, Senior Administrative Officer of DRDO by UPSC, Employment Provident Fund Commissioner by UPSC और कई सारी prestigious institutions के द्वारा conduct की गई examinations जैसे कि Intelligence Bureau, SBI, LIC and many more. सर को जो है इस फील्ड में टीचिंग एक्सपीरियंस है सिंस द ईयर 2001, राइट? सो प्लीज वेलकम प्रत्यूष सर. Thank you so much. Such a warm introduction. Good morning, everyone. आप लोग में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? कितने लोग खुद के लिए आए हो और कितने लोग अपने रिलेटिव्स के लिए आए? रेज योर हैंड जो अपने रिलेटिव्स के लिए आए. कंफर्टेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. मैं कोशिश करूंगा कि 90% ज़्यादा चीज़ें मैं हिंदी में बात करूं, ताकि मुझे पता नहीं अभी कौन कौन से लैंग्वेज में आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो. तो मेरे ख्याल से हिंदी में सबसे ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होंगे, तो मैं उसमें बात करूँगा. जरूर. ओके. कितने लोगों का अभी +2 खत्म हुआ है या +2 का एग्जाम दे करके बैठे हो? ग्रेट. 1 2 3. अभी जस्ट जितने लोगों ने, कितने लोग पार्ट 1 में हो यानी फर्स्ट ईयर में, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ओके, फाइनल ईयर में? और कितने लोगों का ग्रेजुएशन खत्म हो गया? मास्टर्स में कितने लोग हो? ओनली 1. ओके. मास्टर्स भी किनका फिनिश हो गया? ओके. 1 2. ओके. मास्टर्स या ग्रेजुएशन करने के बाद कोई ऐसे हो जो जॉब कर रहे हो? ओके. 1 2 3 4. ओके. तो जॉब करने वाले लोग जितने ज़्यादा हैं, मैं उनसे एक दो बातें करूंगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें कि थोड़ा बहुत आपको टाइम तो चाहिए होगा. बिना टाइम के आप अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए सोचोगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि जॉब करने के साथ साथ थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना पड़ेगा. लेकिन वो कैसे करेंगे वो हम लोग सीख लेंगे. बट ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेमिनार हम लोग शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मेरे बारे में जितनी चीज़ें बताया वो आपने सुन ही लिया है, लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशंस को देने से पहले मेरे मन में कभी भी इस तरह की बात कभी भी नहीं आई थी कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के बाद कोई चीज़ में क्वालिफिकेशन लेनी है, उसके बाद जाकर के जॉब करना है. मैंने कभी इस तरह से अपने लाइफ में नहीं सोचा था.
ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा मैंने यही सोचा था कि जो भी होगा देखेंगे, जैसे सब लोग कर रहे हैं मैं भी वैसे ही करूँगा। तो प्रिपरेशन करना शुरू किया। इनफैक्ट मैंने कभी एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस होकर के जिस तरह से एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, जैसे आप लोग इस तरह से सेमिनार में आओ, इस तरह से मैंने कभी कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, या कभी हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। मैंने खुद ही धीरे-धीरे कहीं न कहीं से सीखा। हमारे समय में इंटरनेट भी नहीं होता था, इंटरनेट तो अब भी आया 10-12 साल से बहुत तेज़ी से फैला है इंटरनेट। तो उस समय इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा बस अपने बडिंग स्टेज में था, तो हम तो थी, लेकिन बस ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता था। सिंस माय 10th मैं 9th क्लास वालों को पढ़ाता था, 7th 8th वालों को पढ़ाता, तो पढ़ाने की आदत बहुत पहले से थी। यानी अगर हम बात करो तो 1996, क्योंकि मैं स्कूल में हेड प्रीफेक्ट था, और प्रीफेक्ट में हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप प्रीफेक्ट हो, प्रीफेक्ट जान रहे हो ना, स्कूल में मॉनिटर के अलावा प्रीफेक्ट भी होते हैं। पता है कितने लोगों के स्कूल्स में प्रीफेक्ट होते हैं या है? ओके, कुछ लोगों के स्कूल में प्रीफेक्ट्स है। तो हमारे स्कूल में मॉनिटर से ऊपर प्रीफेक्ट्स हुआ करते थे, और मैं हेड प्रीफेक्ट था। तो हेड प्रीफेक्ट होने के नाते अगर किसी क्लासरूम में कोई टीचर नहीं होते थे, तो हमारी ये एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि बिना बोले आपको उस क्लास में चले जाना है, अपना क्लास छोड़ करके, अपना क्लास छोड़ करके उस क्लास में जा करके उस बच्चों को पढ़ाना है। ऑफ कोर्स सीनियर्स को नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, और आप अपने पीयर्स को नहीं पढ़ा सकते हो। यानी क्लास 9th से ये शुरू होता था, और क्लास 9th से मतलब मुझे 8th से 8th के बच्चों को पढ़ाना होता था, 7th या उससे नीचे के। सीनियर्स को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो आप उनसे जूनियर हो जाते हो। तो ये सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी स्कूल कॉलेज में, आपको पता होगा। और साथ वालों को तो वो तो आपको वैल्यू ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे पढ़ना तो बहुत दूर की बात होती है। तो हमें ये आदत उस समय से लगी है कि आपको पढ़ाना है। तो पढ़ाना भी क्या, अभी सोचो कोई भी टीचर एब्सेंट हो सकते हैं किसी भी समय। मान लो कि उनके घर में कुछ भी हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, घर में फैमिली फंक्शंस हो सकता है, या कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो अगर मान लो साइंस के टीचर किसी दिन नहीं है, तो हमें जाके साइंस का लेक्चर लेना पड़ रहा है। अगर मैथ्स, तो मैथ्स का लेना पड़ रहा है। कॉमर्स के नहीं है तो कॉमर्स का लेना पड़ रहा है। हिंदी, इंग्लिश ये सारे के होते ही है। तो पढ़ाने की आदत उसी समय से लगी हुई है। धीरे धीरे ये पता ही नहीं चला कि कब ये पैशन बन गया। लेकिन उसके अलावा ये जो आदत थी मेरी बचपन से, ये मुझे कभी भी प्रिपरेशन करने के लिए फोर्स नहीं किया। मैथ्स आता ही था। नॉर्मल एग्जामिनेशंस में क्या पूछा जाता है? मैथ्स। बाकी कोई भी इंडिया में अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो सरकारी नौकरी करने से पहले एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, अगर अच्छे जॉब को करना है तो, ठीक है। और एग्जामिनेशंस देने के लिए कुछ सिलेबस होता है, और उस सिलेबस में क्या क्या चीज पूछा जाता है आपको मालूम है? मैथ्स सबसे पहला क्राइटेरिया है, मैथ्स पूछा ही जाएगा। और मैथ्स कौन सा? बेसिक लेवल के मैथ्स जो 9-10 तक पूछे जाते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे भी आदत हो गई थी। इंग्लिश पूछा जाता है, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई थी। रीजनिंग एक नया चीज था जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। किसको कहते हैं रीजनिंग, पता है? मान लेते हैं यहाँ पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर में एक लड़का, ठीक है, ध्यान से समझना, इस तस्वीर में एक लड़का है, वो लड़का ना मेरी माँ की सबसे छोटी बहन के बड़े बेटे का बेटा है। मेरा कौन लगा? आपको आंसर नहीं देना है, मतलब दिस इज रीजनिंग, ये रीजनिंग है। इस तरह की चीज है। अगर मान लो कि आपको यहां से, आप जो सामने बैठे हो ये नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन? पक्का? आप यहां से सीधा चलते हो, अपने सामने के डायरेक्शन में सीधा चलते हो 5 किलोमीटर, उसके बाद राइट टर्न लेते हो, उसके बाद फिर स्ट्रेट चलते हो 2 किलोमीटर, उसके बाद लेफ्ट चलते हो 3 किलोमीटर, उसके बाद आप यू टर्न लेकर के 10 किलोमीटर जाते हो। अपने ओरिजिनल पोजीशन से आप कितनी दूर पर हो और कौन से डायरेक्शन में हो, ये रीजनिंग है। मतलब ये चीजें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये मेरे लिए एक नया चीज था सिर्फ। बाकी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारे स्कूल में ही पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई थी। तो सिर्फ रीजनिंग ही मुझे करना था, और रीजनिंग जब आप करने के लिए जाते हो तो आपको लगता है रीजनिंग में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। मतलब कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हो ये सब चीजों को, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करते हो तो आपको सारे को अपने घर वालों के रिलेशनशिप पता तो होंगे, कौन आपके मामा है, चाचा है, मौसी है, मौसा जी है, ये सारे पता होंगे। बस आपको कॉमन सेंस के आधार पर सिर्फ बनाना ही होता है। तो बस यही
सिर्फ एक ऐसा चीज़ था जो मुझे जिस पर कि मुझे काम करना पड़ा। उसके बाद मैंने पहला एग्ज़ाम दिया अपने ग्रेजुएशन। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2001। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से ऑनर्स किया है मैंने ऑनर्स किया है, प्लेन बीए नहीं, हिस्ट्री। 9th 10th में मैंने कॉमर्स लिया था, क्योंकि हमें 9th और 10th में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता था, एडवांस मैथ्स में, कॉमर्स में और इकोनॉमी में। इस तीनों में से एक चीज़ चुनना होता था, तो मैंने कॉमर्स चुना था। और उसके बाद मेरा सपना था कि मैं थोड़ा बड़ा हूँ ना तो मैं डॉक्टर बनूँ। तो जब 12th में आया तो मैंने बायो लिया, और बायो लेने के बाद फिर बायो की पढ़ाई की। और बायो पढ़ने के बाद मुझे लगा, और मुझे सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जब बायो लिया था तो मेंढक वगैरह को डिसेक्ट करना पड़ता था, कॉकरोच को, मेंढक को, स्नेक्स को, रैबिट्स को, मतलब ये सारा को डिसेक्ट करके देखना होता है क्या है। लेकिन मेरे हाथ ना थोड़े कांपते हैं उस समय से, बचपन से, यही हेरिडिटरी है। अभी डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि ये आपके जनरेशन्स में चला आ रहा है, तो है। उस समय मुझे ये स्कूल टाइम में ही रियलाइज़ हो गया। जब मैं पेंटिंग करता था तो फाइन पेंट्स करते समय हाथ शेक करते थे, तो आईज़ के आई लैशेज़ वगैरह बना रहे हो आप, तो उस समय ये मुझे फ़ील हो गया कि ये चीज़ हो रहा है। और जब मैं डिसेक्ट करता था तो कई बार मेंढक को डिसेक्ट करते समय जो कॉमन सी चीज़ थी जहाँ डिसेक्ट नहीं करना था, उसके लंग्स तक को पंक्चर कर दिया था। तो उस समय मुझे लगा कि मैं अच्छा सर्जन तो नहीं बन पाऊँगा। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 12th के बाद मुझे बायो तो नहीं लेना है, बायो इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे फिजिकल वीकनेस के कारण। तो उसके बाद फिर बायो मैंने छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री लिया। मुझे सिविल सर्विसेज, क्योंकि मेरे फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भरे हुए हैं। अभी भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक मेरे ससुर जी हैं, मिस्टर सरोज कुमार झा। अगर आप सर्च करोगे तो वो ग्लोबल डायरेक्टर है वाटर के, मतलब पूरे वर्ल्ड के वाटर को वो देखना उनका काम है यूनाइटेड नेशंस में। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हमारे घर में है। तो ऐसा होने के कारण घर में ये सारी चीज़ें दिखी, तो आफ्टर नॉट डॉक्टर तो क्या बन सकते हो, तो चलो एक सिविल सर्वेंट हमारी तरफ। आई बिलोंग टू भागलपुर, सुना है नाम भागलपुर? नहीं, कितने लोगों ने सुना है? नहीं, 1 2 3 4, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी आपने मूवी देवदास देखी है? सुना है? शाहरुख खान की मूवी आई देवदास। देवदास इज बेस्ड ऑन द भागलपुर की स्टोरी है। आपने राजा कर्ण का नाम सुना है? कर्ण कहाँ के राजा थे? अंग, नाम सुना है अंग? कि अंगराज कर्ण। तो अंग यानी कि आज का भागलपुर, इसीलिए मेरी लैंग्वेज जो है वो है अंगिका। अंगिका यानी अंग की भाषा, तो मैं उसी भागलपुर से आता हूँ। तो भागलपुर यानी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे आईएएस आईपीएस बहुत कॉमन मिल जाते हैं। तो इसके कारण से ये था कि चलो सिविल सर्वेंट अब दूसरा ऑप्शन है, तो उसके लिए मैंने हिस्ट्री ले लिया। हिस्ट्री से लेने के बाद हिस्ट्री से मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद ग्रेजुएशन पे जैसे 2001 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद घर में थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया पूरी तरह से, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी निभानी होती है आपको घर के लिए। तो मैंने 1-2 साल तक ट्यूशन पढ़ाया, स्कूल्स में जाके पढ़ाया, ताकि घर के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकूं। और उसके बाद उसी समय एलआईसी का एक वैकेंसी आया था डेवलपमेंट ऑफिसर का। मेरे मन में पहले से ये क्लियर था कि मुझे क्लर्क नहीं बनना है, मुझे बाकी चीज़ें नहीं बनना है तो ऑफिसर बनना है, नहीं तो बाकी कुछ कर लेंगे, लेकिन दूसरा चीज़ नहीं करेंगे। पहले से डे 1 से क्लियर था, क्योंकि फैमिली में 99% सिर्फ ऑफिसर्स ही हैं। इक्के-दुक्के लोग जो है क्लर्क में है या बाकी दूसरे फील्ड में है। तो इससे कभी भी ये चीज़ नहीं हुआ था कि मुझे दूसरा चीज़ करना है, पहले से ये क्लियर था। तो आज तक कभी फॉर्म नहीं भरा। ऐसा इसलिए नहीं कि कोई जॉब छोटा या बड़ा होता है, ऐसा नहीं, बल्कि माइंडसेट अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि उनको ही देख रहा था मैं। तो उनकी लाइफ़स्टाइल देखता था, उनके पावर देखते थे, उनको समाज में जो इज्जत मिलती थी वो देख रहा था। तो ये देखने के बाद मेरा था कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो उस समय संयोग से 2004 की बात है, मैं क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड में था, और पहले मेरे पापा ने मुझे बोला था, एक फोर्स किया था कि ये वाला एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है, भर दो। मैंने भर दिया था, भर के जाके ऐसे ही एग्ज़ाम दे दिया था। इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी ऐसे ही जा कर के दे दिया, हाँ ठीक है, जा कर के देना। और मुझे आज ये भी याद है 2004-5 की बात है, और उस समय मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया था, तो मेरे पापा का कॉल आया। उस समय छोटा वाला मोबाइल आ गया था।
तो उस पर कॉल आया और कॉल आने के बाद बोले कि घर बुला रहे हैं, मेरे दोस्त के पास, मेरे पास नहीं थे फ़ोन, तो मेरे दोस्त के फ़ोन पर आया था। बोले आपके पापा घर पर बुला रहे हैं, जाओ। घर पे गया तो सब लोग तैयार थे, मिठाई विठाई ले करके। क्या हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर में। तो मुझे भी एक्चुअली ये चीज़ पता नहीं था। बाद में LIC में जब डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया तो उसके बाद जॉब करना था, मैंने जॉब शुरू कर दिया। 2 साल जॉब किया, बहुत ही अच्छे से किया। जितने भी टारगेट्स वगैरह होते हैं वो अचीव किए। टारगेट्स अचीव करने के बाद आप परमानेंट होते हो। परमानेंट का लेटर आ गया था, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं था क्योंकि इसमें फील्ड वर्क था। आपको जा करके एजेंट्स बनाने होते हैं और एजेंट्स के थ्रू आपको बिजनेस डेवलप करना होता है, यानी इंश्योरेंस करवाना होता है। और इंश्योरेंस आप जितना भी करो उसके आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं। इंसेंटिव्स आपको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो मिलता है ना, वो काफ़ी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, 5-6 फिगर्स में आते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे हमेशा से टेबल वर्क करना था, मुझे फील्ड वर्क नहीं करना था। तो मैंने जॉब को रेजिग्नेशन दे दिया, घर वालों को नहीं बताया। अब सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब और उसमें भी ऑफिसर का पहला था, हिम्मत मैंने किया, रेजिग्नेशन मैंने बताया नहीं किसी को। और उसके बाद फिर लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो जहाँ पर मैं पढ़ा करके अच्छे पैसे अर्न कर रहा था। तो घर वालों को कभी ये फील ही नहीं हुआ। घर वालों को बोलता था मैं जॉब पे जा रहा हूँ, पैसे तो एंड में ला के देना है, वो इंस्टीट्यूट से आता था देता था, उनको कभी फील ही नहीं हुआ। बाद में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ, उस समय सारे बैंकों के एग्जाम्स अलग अलग हुआ करते थे। अभी जैसे IBPS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे बैंकों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट किया करती है। तो उस समय अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होता था, तो मैंने फॉर्म भरे थे। तो इन अ रो 18-20 बैंक थे उस समय, सारे सरकारी बैंकों के लिए फॉर्म भरे थे। 12 से 13 बैंकों में एक साथ सिलेक्शन हुआ। कुछ बैंक्स में रिजेक्शंस भी आए, लेकिन 12 या 13 बैंक के एक साथ आ गए। कोलकाता में मैं उस समय था, तो मैंने इंटरनेट पे देखा तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो चुका था। तो उसके बाद घर आकर के मैंने बोला पापा से कि पापा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब ज्वाइन करूँगा, और मेरी पोस्टिंग थी अहमदाबाद। पहली बार मैं बिहार से बाहर निकल करके कहीं जॉब करने वाला था। तो पापा ने पूछा तब तो LIC छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। मैंने बोला वो तो छोड़ दिया। मतलब उस समय मैंने उनको बताया कि वो छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी भावनगर। कोई हो यहाँ पर भावनगर से, एनीवन? भावनगर में पहली प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी। 2009 में मैं पहली बार गुजरात आया और उसके बाद तब से यहाँ ही रह गया। 2009 और 2012 में मैंने रेजिग्नेशन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी, और वहाँ पर भी VRS लिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं। क्योंकि अब आगे बचपन का ही सपना था कि अभी जितने बचा करके पैसे रखे थे, मुझे इतना डे वन से क्लियर था कि घर से पैसे नहीं लेने, क्योंकि जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने बदौलत करना है। घर से अगर पैसे लिया तो मतलब मेरा फिर ये जॉब छोड़ना बनता नहीं है, क्योंकि घर से पैसे नहीं ले सकते हो आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। मैंने 18-19 साल से पैसे लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि अगर इतने के बाद भी अगर आप पैसे लेते हो तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपने खर्च निकाल रहा था। तो SBI में जितने पैसे कमाए, प्रोविडेंट फंड में था, सैलरी थी, काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। आप लोगों को बाद में सैलरी के पोर्शन पर बाद में बात करेंगे। और उसके बाद जब ये चीज़ वहाँ पर से छोड़ा तो दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद कोई कोचिंग नहीं लिया था उस समय मैं, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे। सारे पैसे अगर खर्च करूँ तो रहूँगा इसमें, खाऊंगा क्या? तो इस कारण से मैंने सेल्फ स्टडी किया, और 2013, 14, 15 और 16 ये लगातार 4 साल मैंने मेंस लिखे, PT दिया, मेंस लिखा, और 2014 और 15 में इंटरव्यू दिया, और लिख नहीं पाया मैं पूरा जितना लिखना चाहिए, क्योंकि हाथ कांपते थे। और उस समय मोदी जी के डॉक्टर थे यहाँ पर, स्टर्लिंग हॉस्पिटल आपको पता होगा, अहमदाबाद में काफ़ी फेमस है, और यहाँ के बहुत ही अच्छे न्यूरो फिजिशियन है मिस्टर शाह। पूरा नाम मैं भूल गया उस डॉक्टर का। एक सिटिंग का उस समय 1500 रुपया लेते थे सिर्फ कंसल्ट करने का, और उस समय राजभवन के डॉक्टर थे, यहाँ गांधीनगर में राजभवन के डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया कि मेरा सिर्फ 5 दिन ऐसा करो कि मेरे हाथ कांपने बंद हो जाए, सिर्फ 5 दिन, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन सिर्फ 5 दिन का होता है। तो मैंने यही सोचा था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको नहीं दे सकते, दवाई देने से आपके शरीर पर काउंटर प्रोडक्टिव असर पड़ेगा। अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पर ले सकते हो, क्योंकि ये हेरिडिटरी है, कोई ठीक नहीं कर सकता है। आप बस नॉर्मल काम रहो,
कूल रहो, योगा करो थोड़ा बहुत, बस यही है, बाकी तो कोई उपाय नहीं है। आप नेचुरली इसी में ठीक है, ये कोई बीमारी भी नहीं है। और यूपीएससी अगर पता है, आप अगर लिख नहीं पाते हो ना, अलग से स्क्राइब देता है कि आपके बदले कोई और लिख दे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में स्क्राइब का कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो स्क्राइब नहीं होने के कारण मुझे स्क्राइब भी नहीं मिले थे। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैंने 13 या 14 ही लिख पाए हर बार, जितने पेपर्स होते थे। उसके बाद भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया। तो आप सोच सकते हो कि लेवल ऑफ राइटिंग जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो लेवल ऑफ राइटिंग किस तरह का होगा कि 14-15 क्वेश्चन लिखने के बाद भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, और एक बार सिर्फ 7 मार्क्स से रहा और एक बार सिर्फ 13 मार्क्स से रहा, और आप 450 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, आता हुआ छूट जा रहा है। इस कारण से मेरा ये रिकॉर्ड है कि जितने भी एमसीक्यू बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, 95 to 98% सक्सेस रेट है, क्योंकि सारे में हो जाता है। ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ टिक करना है, लिखना नहीं है। और जिसमें डिस्क्रिप्टिव है उसमें नहीं हो पाया, जिसमें लिखना था। तो आज तक इस बात का मलाल रहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फाइनल होने के बाद भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें भी डिस्क्रिप्टिव था। एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव नहीं था। कितने 4 स्टेजेस थे एसबीआई में, पहला पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा डिस्क्रिप्टिव छोटा सा ही होता है, सिर्फ ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो बहुत आराम से हो गया। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन करते हो, तो ये सब तुरंत तुरंत हो गया। लेकिन जहां तक बात आती है बहुत ज्यादा लिखने के लिए, तो मेरे साथ ये परेशानी, लेकिन थैंकफुली ये परेशानी आपके साथ तो नहीं होगी। तो मुझे ये पता है वहां तक कैसे पहुंचना है। आपके पास वो सारी चीज है जो मैं आपको वहां से वहां तक ले जा सकता हूं। तो आपके लिए ये कोई इश्यू नहीं होगा अगर आप राइट डायरेक्शन में फ्रॉम द डे 1 आप स्टार्ट करो चलने के लिए, आपकी जर्नी अगर वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बाद में बात करेंगे बाकी सारे एक्सपीरियंसेस के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि जिस समय मैं ये छोड़ा, तो मुझे यूपीएससी वालों को बताना था एक चीज कि इंटरव्यू में, अब मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि दिल्ली जाके प्रिपरेशन तो शुरू किया, अगर इंटरव्यू में मुझसे पूछ देगा क्या कर रहे हो अभी, अगर मैं बोलूं कि अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन वे बैक इन 2001 and now it is 2009 sorry 2013 or 14, so what have you been doing since then, क्या कर रहे हो। तो अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2 जॉब किया था छोड़ दिया, अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इट मे गो काउंटर प्रोडक्टिव, इट मे गो अगेंस्ट मी। तो मैंने क्या किया, फिर सामने एक जॉब दिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, आईबी सुना है नाम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, कितने लोगों ने सुना है, रेजो हैंड्स। जो देश के लिए जासूसी करती है। हमारे देश में 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के लिए, विंग, दूसरा है आईबी। तो आईबी इंटरनल भारत के अंदर रह के, और रॉ भारत के बाहर एक्सटर्नल ऑपरेशंस। तो मैं मेरा सिलेक्शन उस समय हो गया 2014 में, तो मेरे पास बताने के लिए था कि आई एम इन आईबी। तो सिर्फ बताने के लिए मैंने एक जॉब किया, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, सीनियर इंस्पेक्टर का प्लेस होता है। और रॉ में, इसमें आईबी में आपको बोला जाता है कि आप आईबी नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, सीआईडी बोलेंगे, ठीक है, ताकि आप बाहर बता सके। और तो देश के लिए कुछ दिन जासूसी करने का मौका जरूर मिला। अभी अब कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ, बस ये सारी बातें। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद घर वालों का रोना धोना शुरू हो गया कि आईबी में कहाँ जा रहे हो, ये हो, बिना बताए इधर जाते हो, बिना बताए उधर जाते हो, तो ये रोना धोना शुरू हो गया, फिर उसको भी छोड़ना पड़ा, ठीक है। और उस समय तक शादी हो चुकी थी, तो इसके कारण से घर में ये थोड़ा सा तनाव जैसा माहौल होता था, क्योंकि बिना बताए जाओ, और जिनकी शादी हो गई होगी उनको पता होगा कि बिना बताए अगर आप किसी भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते हो, तो आने के बाद आपकी कितनी खातिरदारी होती है। तो ये बातें अक्सर, और रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक नहीं चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए अपने लाइफ में, तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वैसे भी मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था कि यूपीएससी के इंटरव्यू में मैं बता सकूं कि मैं कुछ कर रहा था। सामने यूपीएससी का दूसरी वैकेंसी आई थी डीआरडीओ की, वो क्लास 1 ऑफिसर की थी, इक्विवेलेंट टू आईएएस ऑफिसर, और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। 2014 की बात है उसमें। और जब उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत खराब थी
कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उसी दिन मेरा यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू भी था। अब मुझे दो चुनना था, या तो आप इंटरव्यू में जाओ या ज्वाइन करने के लिए जाओ। तो ऑलरेडी 3 जॉब छोड़ चुका था, तो छोड़ने की एक तरह से प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आगे चल करके वो भी कर सकते हैं। तो मैंने डीआरडीओ को छोड़ दिया और इंटरव्यू देना प्रेफर किया, क्योंकि बचपन से वो सपना रहा था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। ठीक है, और जब आप एक बार जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपको पता नहीं है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो प्रेस्टीज है, आपका तो छोड़ो, आपके फैमिली का रिस्पेक्ट, आपके फैमिली का प्रेस्टीज पूरी सोसाइटी में कितना बढ़ जाता है। यू नेवर नो। और आपको ये फील भी नहीं होगा, आपको ये इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि आप इस दौर से गुजरे नहीं हो। जैसे ही एक बार आप सफलता चखते हो ना, तो आपके घर पहुंचने से पहले सफलता आपके घर तक पहुंच चुकी होती है। आपके मोहल्ले वाले आपके मम्मी पापा को बधाई देने के लिए खड़े रहते हैं बाहर, जब आप पहुंचते हो तो आपको ये दिखता है। ठीक है, आप मान लो अहमदाबाद में रह रहे हो और यहाँ से गांव में 40-50 किलोमीटर दूर आपका घर है, गांव है। यहाँ से जब आप पहुंचोगे वहां, तब तक पता चलेगा कि घर के पूरे गांव समाज वाले वो, यानी कि आपकी वजह से आपके मम्मी पापा को वही इज्जत मिल रही होगी। सफलता आपको मिली है, फूल माला आपके मम्मी पापा को मिल रहा है, और जब आप पहुंचोगे तो आपकी बारी होगी। ये माहौल ही बहुत अलग होता है। आप, मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। गांव के सबसे बड़े प्रधान जो होते हैं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय, तो गांव के प्रधान, उनको मैं दादाजी बोला करता था। मैं वहां पर गया, वो कुर्सी पर बैठो, अभी सोचो, मैं शर्म से पानी पानी हो गया, लेकिन वो ही इंसिस्टेड प्लीज सिट डाउन, और वो खड़े होकर के मुझे जगह दी। ऐसे आदर आपको 2 मिनट में मिलना शुरू हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना? मयूर परमार करके मेरा एक स्टूडेंट है, 2023 बैच का, 823वां रैंक है उसका यूपीएससी में, अभी आईआरएस ऑफिसर बना है। आईआरएस ऑफिसर बना, और उसके पहले सिर्फ उसके पापा जो है कांस्टेबल थे। उसका बचपन का सपना था कि अपने पापा को, उसके पापा का इनफैक्ट ये सपना था कि बेटा तुम कोई ऐसा काम करो जिसमें कि मैं तुम्हें एक दिन सैल्यूट मारूं। मतलब वो चाहते थे कि मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर बने। अनफॉर्चुनेटली आईपीएस ऑफिसर अभी तक नहीं बना, उसका सपना ये पूरा नहीं हो गया, लेकिन आईआरएस ऑफिसर बन गया। इनकम टैक्स में कमिश्नर है आज, और वो 2023 में बना। उसके पहले कोई नहीं जान रहा है। जहांगीरपुरा करके एक जगह है सूरत में, वहां से बिलोंग करता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका है थोड़ा, और वहां से वो आता है। नोबडी नोज, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उसके 3 दिन के बाद वो राजभवन में था। चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल उस सारे लोगों को बुलाया, फर्श से सीधा अर्श पर। तो ये ऐसा एग्जाम है जो कि आपको ये दिला सकता है, जहां आज आपको कोई नहीं जान रहा है, लेकिन जस्ट इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद पूरा स्टेट जानेगा कि आप कौन हो, पूरा डिस्ट्रिक्ट जानेगा, पूरा गांव समाज जानेगा। ऐसी चीज है। तो ऐसे चीज इस क्लास में आज आप बैठे हुए, सेमिनार में बैठे हो, कि ये खुशी आपको, आपके पूरी फैमिली को और आने वाले जनरेशंस को वो इंस्पायर करता रहेगा कि आप ऐसा कर सकते हो। डू वी अंडरस्टैंड? तो ये होता है यूपीएससी का चार्म। अगर की तो मैं बात करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पहले जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, और इतना अच्छा लगता है आपको कि आप बता नहीं सकते हो। आपको लगता है कोई पुलिस वाला आएगा, गाड़ी खोल रहा है, गाड़ी का दरवाजा खोल रहा है, 4 आदमी आपके लिए खड़े हो गए तुरंत में, सारे ऑफिसर्स हैं, आप जब तक बैठे नहीं हो तो बाकी लोग बैठ नहीं रहे। तो वी अंडरस्टैंड। और अगर आपने समाज के लिए थोड़ा बहुत काम किया ना, तो उस एरिया से आपका ट्रांसफर होता है ना, तो उस एरिया की जनता रोती है आपके लिए, सर इनका ट्रांसफर नहीं कीजिए, इतना अच्छा काम किया। ऐसे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे ऑफिसर्स की कहानियां भरी पड़ी है, जिनके ट्रांसफर पर वहां की जनता रोई है। तो सोचो, जनता का प्यार अगर आपको ऐसे भी चाहिए, नेता बनके नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, और एक लीडर बनना, पॉलिटिकल लीडर बनना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दूसरों पर डिपेंडेंसी होती है हमारी, कि वो वोट डालेंगे तब मैं जीतूंगा।
यहाँ पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर खुद की है कि आप जैसा चाहोगे वो कर सकते हो। तो यूपीएससी करना, आईएएस बनना आसान है एज कंपेयर टू पॉलिटिकल लीडर, ये आप ही बता सकते हो। तो चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग सेमिनार्स पर आते हैं और यूपीएससी के बारे में एक्चुअली बात करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, इस सेमिनार के जगह पर थोड़ा वक्त लेकर के आए हो ना, सारा पता है ना 2 घंटे का सेमिनार है, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि 1.5 से 2, क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी आपको छोटे से चीजों में नहीं समाएगी और अच्छे से इस चीज को लेकर के जाइए आप, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत सहूलियत हो, आसानी हो और कल को चल करके आप एक सक्सेसफुल आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सको। तो आज के सेमिनार का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में आज के सेमिनार से, कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि अगर आप सरकारी सेवा में आते हो, पब्लिक यानी कि यहाँ सरकारी, अगर सरकारी जॉब में आते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और दूसरा कि किस किस तरह के जॉब्स हैं अवेलेबल सरकार के पास, यानी सरकार ऑफर क्या क्या करती है आपको, क्या क्या चीज ऑफर करेगी, ठीक है, किस तरह के, कितने तरह के जॉब्स। और तीसरा है कि जनरलिस्ट पोस्ट किसको कहते हैं और कितने तरह का होता है। तो ये धीरे धीरे करके हम लोग अभी सीखेंगे। और यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा हो सकता है। इसके बाद क्या है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, और नेक्स्ट है कि कैसे हम लोग यूपीएससी क्रैक करें, और सबसे आखिर में और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ही क्यों, वाई चहल अकेडमी, क्यों आपको यहां आना चाहिए, क्यों आपको यहां पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इन सबको एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब्स, कि पब्लिक सरकारी जॉब्स के क्या क्या फायदे हैं। अभी कुछ पैरामीटर काउंट नहीं किया है, समय बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था कि कुछ पैरामीटर्स के लिए बात करूं। तो सबसे पहले हम लोग जॉब सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। पहला पैरामीटर लिया, क्या लगता है कि प्राइवेट में अगर आप जॉब कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आपका जॉब सिक्योर्ड है? अभी गूगल ने लगभग 20,000 लोगों को छांट दिया, मल्टीनेशनल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दिया अभी 12,000 लोगों को, न्यूज़पेपर में आ ही रहा है। एलन मस्क को कौन सा पोस्ट दिया गया है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? डोज मिनिस्ट्री दी गई है, जिसमें कि नौकरियों में से कैसे लोगों को निकाले इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो बड़े बड़े कंपनियों में देखो छटनी हो रही है बहुत ही आराम से। तो पब्लिक सेक्टर जॉब और प्राइवेट सेक्टर जॉब के अगर हम जॉब सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पर बात करें, तो जॉब सिक्योरिटी आपको सरकारी जॉब्स के जैसा कोई भी नहीं दे सकता है। मुझे आज भी याद है 2012 की बात है, जब मैं रेजिग्नेशन अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखा, तो हमारे असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, वो बोलते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, क्या परेशानी हो रही है, आपको कहाँ ट्रांसफर चाहिए, आपको सुरेंद्र नगर नहीं रहना है, आपको बड़ौदा ट्रांसफर चाहिए, या आपको अहमदाबाद ट्रांसफर चाहिए, या आपको कौन से ब्रांच में ट्रांसफर चाहिए, आप ये बता दीजिए, लेकिन रेजिग्नेशन मत दीजिए। आप सोचिए, हमारा रेजिग्नेशन 3 महीने तक पेंडिंग लटका के रखा, एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब सोचो, आप नौकरी छोड़ना चाह रहे हो, अगला नौकरी छोड़ने नहीं दे रहा। सरकारी जॉब में ऐसा होता है, जाना आसान होता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि ये पता नहीं चल जाए कि एकदम जेन्युइन रीजन है, तब तक में आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। डू वी अंडरस्टैंड? तो जॉब सिक्योरिटी ऐसा है। अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करो, तो अगर हम जॉब सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पर बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आप कल को यहाँ पर अहमदाबाद की किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस को आपका चेहरा पसंद नहीं है, जस्ट एक बात कर रहा हूं, क्योंकि आप काम अच्छा नहीं करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका चेहरा देख करके उसको रोज गुस्सा आ रहा होगा। अगले दिन वो आपको बोल देंगे कि आप नौकरी पर मत आना। अभी यहां पर राहुल गांधी मोदी जी को एकदम पसंद नहीं है, तो क्या मोदी जी बोल सकते हैं कि राहुल गांधी तुम छोड़ दो सदन? नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। लेकिन जॉब्स की बात करें तो, अगर एक आईएएस ऑफिसर को उनके सेक्रेटरी पसंद नहीं कर रहे हैं और बोलेंगे कि आप जॉब छोड़ दो, कल को मैं आपको जॉब से निकालता हूं, निकाल सकते हैं? नेवर, इट कैन नेवर हैपन। तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में पब्लिक सेक्टर वे अहेड, बहुत ज्यादा।
बहुत आगे। इसलिए सरकारी जॉब बहुत ही अलग चार्म होता है। अगर दूसरी बात करें सैलरीज एंड पर्क्स, कितनी सैलरी मिलती होगी? अगर प्राइवेट जॉब की बात करो तो प्राइवेट जॉब में और बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो हर साल निकलते हैं। आपके आसपास फैमिली में, रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में बहुत सारे लोग होंगे जिनको कॉलेज के समय से के बाद ही जॉब की जरूरत थी और कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होंगे प्राइवेट में। उनकी सैलरी पूछे कितनी है सैलरी? 10,000, 8,000, 12,000, 15,000, 20,000, 22,000, 30,000, इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है शुरुआत की सैलरी। 30,000 तो बहुत बोल दिया। आईआईएम्स में जो पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसमें से 7 to 8% आईआईएम के बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो ग्राउंड रियलिटी चल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं ये सारी चीजें, आप अखबार उठाओ आपको पता चल जाएगा, जॉब के इंडेक्स देखो आपको पता चल जाएगा। तो ये है। तो सैलरी की अगर हम लोग बात करें ना तो 10,000, 12,000। इंजीनियर्स, आपने कितना मेहनत करके 4 साल की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग करवाने में आपके मम्मी पापा ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए आपके पीछे? 8 से 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज। और उसके बाद आपको नौकरी कितने की मिल रही है? 10,000, 12,000। कईयों को तो मिल भी नहीं रही है, भटकना पड़ रहा है, अपने रेज्यूमे सेंड करने पड़ रहा है, तब जाकर के मिल रहा है। तो ये 10-12,000 का जॉब कर रहे हो, 15,000 का जॉब कर रहे हो और आप खुश हो। और यहां पर एक सरकार में ये कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम वेज का और लिविंग वेज का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि लिविंग वेज किसको कहते हैं और मिनिमम वेज किसको कहते हैं। वेज मतलब होता है मजदूरी। लेकिन एनीवे इन सब के डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमारे संविधान में लिविंग वेज की चर्चा है कि आपको लिविंग वेज मिलेगा अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो मिनिमम वेज भी नहीं मिलेगा। और सरकार तय करती है मिनिमम वेज क्या है। गुजरात सरकार ने 480 रुपए के लगभग करके रखा है और केंद्र सरकार ने लगभग 600 के आसपास कुछ करके रखा है। और ये सारे आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा कि मिनिमम वेज सरकार ने कितना किया। यानी एक दिन अगर आप काम करते हो ना तो कम से कम गुजरात सरकार आपको 480 रुपया तो देगी एक दिन का, यानी 500 रुपए। ये मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है, इससे नीचे नहीं दे सकते। लिविंग वेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। लिविंग का महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ये लिविंग वेज है। डू वी अंडरस्टैंड? तो अभी लिविंग वेज की भी बात नहीं करो, अभी हम लोग सिर्फ मिनिमम वेज की बात करते हैं। यानी 500 रुपया पर डे और 30 दिन का महीना होता है, तो कम से कम 15,000 रुपया तो आपको सैलरी मिनिमम मिलेगा अगर सरकार में जा रहे हो, क्योंकि सरकार खुद ही डिक्लेयर कर रही है मिनिमम वेज इतना है। करने के लिए अगर सरकार में जाओ तो कितनी सैलरी है? बेसिक कितनी है? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए बेसिक सैलरी है। और बेसिक पर काउंट नहीं होता है क्योंकि सरकार आपको लिविंग वेज देती है, इस कारण से बेसिक में महंगाई भत्ता जोड़ती है कि महंगाई जितना चल रहा है उसके साथ उसको कंपनसेट करती है और उसको कहते हैं डीए। वो डीए जोड़ेगा, उसके बाद हाउसिंग रेंट अलाउंस जोड़ेगा। ये सब जोड़ करके ऑलमोस्ट आपकी सैलरी डबल हो जाती है। यानी 18,000 रुपए बेसिक है तो समवेयर अराउंड 32 से 33,000 रुपए आपके हाथ में आएगा सैलरी। यानी सबसे छोटा पोस्ट जो होगा सरकार में उसमें भी आपको स्टार्टिंग सैलरी हो रही होगी कितनी? 30 से 32,000 रुपए। डू वी अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? तो इसके कारण से हम प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब की सैलरी के बारे में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, कोई तुलना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा। आप अखबार खरीदोगे उसके लिए पैसा मिलेगा, आप पेट्रोल खरीदोगे उसके लिए पैसे मिलेंगे। मैं एसबीआई में था जब अहमदाबाद में था, मुझे उस समय 25,000 रुपए मिल रहे थे सिर्फ घर में रहने के लिए। क्या आपको किराए का घर है? किराए के घर पर 25,000 रुपए अलग से दे रही थी सैलरी के अलावा। ये मतलब आप 25,000 तक के घर में रह सकते हो, आपको पसंद है ले लो, 25,000 तक बैंक देगी। हर महीने जो अखबार खरीदते थे वो पैसे सरकार देती है। हर महीने जो पेट्रोल का खर्च होता है, हमें 100 लीटर पेट्रोल था तो 100 लीटर पेट्रोल का खर्च रिइंबर्समेंट करते थे। रूम रेंट पर नहीं लिया है, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है अगर आप मार्केटिंग में हो तो, मग खरीदने के लिए, बाल्टी खरीदने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के लिए, पर्दे खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे आपको देती है। कौन सा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है? और हर 2 साल पर आपको घर जाने के लिए पैसे भी दे रही है कि घर जा करके आओ।
वो लगभग समवेयर अराउंड 3,500 किलोमीटर का होता है आने जाने के लिए, सेकेंड एसी का या फ्लाइट, कि आप घर जा करके, और छुट्टी वगैरह की तो बात ही अलग है। तो आप अगर सैलरी से कंपैरिजन करोगे ना प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की, तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो गए तो आपकी सैलरी करोड़ में होगी, तो फिर वहां सरकारी नौकरी कहीं नहीं ठहरेगा। लेकिन कितने लोग हो जो कि सीईओ बन सकते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े पोस्ट पर, बहुत गिने चुके पॉइंट्स में आएंगे, परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो ऐसे नौकरी तो बहुत कम है ना। हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं, तो सरकारी मुकाबला कभी भी प्राइवेट जॉब्स नहीं कर सकता है। और उसके बाद थर्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट। अगर हम प्राइवेट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, बस आपका रिलेशनशिप पीएफ वाली कंपनी में हो, जहां पर कि आपका पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कटता है, तो जितना भी अभी तक आपने प्रोविडेंट फंड में आपके पैसे हैं, वो पैसे आपको मिलेंगे, और उसके बाद आपके और उसके रिलेशनशिप खत्म। लेकिन सरकार में ऐसा नहीं होगा। आपकी अंतिम सैलरी जो भी होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी, मान लेते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी आपके 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए आपके रिटायरमेंट तक बहुत ही आराम से सैलरी होता है, क्योंकि जिस तरह से डीए महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आज से 30-40 साल के बाद आपकी सैलरी 10 लाख रुपए तो बहुत कॉमन सी बात है। अभी आपकी सैलरी शुरू होगी 1.5 लाख से। अब 30-40 साल के बाद 10 लाख तो मैंने बहुत कम फिगर बताया, लेकिन ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था, तो हमारी सैलरी थी 30-32 हजार रुपया। 3 साल में हमारी सैलरी लाख रुपए थी। ठीक है, जब मैंने छोड़ा, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं। तो आप 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद आपकी सैलरी ऐसे ही लास्ट ड्रॉन सैलरी 10 लाख रुपए, बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं। तो मान लेते हैं आप जब रिटायर करोगे, आपकी सैलरी हो गई 10 लाख रुपए, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% कितने हो गए? 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपया एज अ पेंशन आपको मिलता रहेगा। कब तक? जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती, टिल डेथ। और कब? हर महीने, हर साल नहीं। इसको कहते हैं पेंशन। क्या ये है प्राइवेट में? तो प्राइवेट में इस चीज की कल्पना आप नहीं कर सकते। क्या हो गया लेकिन अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी वाइफ अगर कुछ नहीं कर रही है ना, तो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% यानी 2.5 लाख रुपया अब किसको मिलेगा? मेरी वाइफ को। इसको कहते हैं फैमिली पेंशन। और ये कब तक मिलेगा? जब तक वो जीवित रहेंगे। समझ गए? और अगर उनकी डेथ हो गई तो अब ज्यादा लालच नहीं करने का। ठीक है, ठीक है, बस फैमिली पेंशन तक ही मिलता है। फैमिली पेंशन के बाद आपको दूसरा पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये पेंशन भी लिविंग होता है। लिविंग यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही होगी, पेंशन भी बढ़ रहा होगा। इसीलिए तो लोग सरकारी नौकरी करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ही आराम से, चैन से रहेंगे। इसीलिए घर में माँ बाप को भी टेंशन नहीं होता है जो रिटायर होते हैं कि हमें बच्चे हमारे घर से नहीं निकालेंगे। आज का बहुत ही सैड फैक्ट हो गया कि माँ बाप जैसे ही थोड़े बड़े हो जाते हैं हम, तो माँ बाप को इग्नोर करना शुरू करते हैं। और माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इमोशंस और आपसे इतनी उम्मीद जगाए, उनको हमें कोने में करने लगता है। और ये सरकारी नौकरी अगर आपकी होती है ना, तो आपके बच्चे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक लस्ट बना रहता है कि पैसे आ रहे हैं, फैमिली पेंशन, जब तक पेंशन आ रहा है तब तक तो नहीं हटाएंगे। और अगर आप अलग भी रहते हो बाय द वे, तो आप अपने पैर पर स्वाभिमान के साथ, फख्र के साथ रिटायरमेंट के बाद भी जी सकोगे। ये सरकारी नौकरी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप कंपनियों में जाओ, बहुत सारे कंपनियों में शिफ्ट्स होते हैं। नाइट शिफ्ट होगा, डे शिफ्ट होगा, फिर तीसरा शिफ्ट होगा, मतलब 3-3 शिफ्ट्स होते हैं 8-8 घंटे के। कभी शिफ्ट में काम करवा रहा है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में काम करवा रहा है, कभी डे शिफ्ट में काम करवा रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस आपका हालत खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंपनियों में हो, छोटे जॉब में हो, तो ठीक है, ये है। उसके बाद भी बॉस आपको कभी भी बुला लेंगे, अननेसेसरी अनरीजनेबल टारगेट देंगे। और आज का शॉकिंग न्यूज जान रहे हो क्या है? केरला से आ रही। केरला में एम्प्लॉयज को जंजीर से बांध दिया जैसे कुत्ते को बांधते हैं।
और फ्लोर लीक करवा रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का टारगेट अचीव नहीं कर पाया। व्हाट रबिश, कितना इनह्यूमन चीज है। और ये आज का न्यूज है, कितना घटिया है, सोच के कितना खराब लगता है, कितना गंदा लग रहा है, आप सोचो। लेकिन प्राइवेट में ऐसी चीजें हो रही है और हमारे ही कंट्री में हो रही है। लेकिन ये रेयर है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। मतलब ये तो एक्सट्रीम वे ऑफ ट्रीटिंग योर एम्प्लॉय हो गया। लेकिन फिर भी सोचो, प्राइवेट में बहुत खराब ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयज के साथ, वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत खराब हालत है। और यहाँ अगर सेंट्रल जॉब अगर आप करते हो ना, खास करके अगर आप बात करते हो जैसे सीबीआई में होते हो, ईडी में होते हो, या एसएससी करने के बाद आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब जाते हो, तो सरकार आपको सैटरडे संडे की वीक ऑफ देती है। सैटरडे संडे छुट्टी है, 5 डेज इन अ वीक काम करना है। सैटरडे संडे आप बड़े आराम से अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। छुट्टी होती है आपको 12 तो कैजुअल लीव होगी, और हर 11 दिन काम करने के बाद एक लीव क्रेडिट होगी, जिसको पीएल कहते हैं, प्रिविलेज लीव। यानी पूरे साल की वो क्रेडिट होती है 33, और वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर पूरे छुट्टी नहीं ली, 10-12 छुट्टियां ली, तो अगले साल वो बढ़ गया, अगली नई 33 मिलेगी, और पुरानी जो 20-22 बची है, ऐसे कर करके आपको कितने हो गए? मान लीजिए 200 छुट्टियां हो गई, तो वो 200 छुट्टी को आप इनकैश करवा सकते हो कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, तो बदले में पैसा दे दो हर दिन के लिए। वो पैसे दे देते हैं, उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट। तो छुट्टियां भी इतनी होती है कि आपको बहुत आराम से अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपना जॉब भी अच्छे से कर सकते हो। यह है वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। डू वी अंडरस्टैंड? और इसके बाद अब बात करते हैं, जब इतनी सारी चीजें, इतने 3-4 पैरामीटर्स पर मैंने सरकारी जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को कंपेयर किया। जब इतनी बातें हैं, तो चलिए बात करते हैं कि तब सरकार में जॉब्स है कितना और कितने तरह के जॉब्स हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो सरकार में जो जॉब है वो 2 तरह के जॉब होते हैं, एक होगा पोस्ट जनरलिस्ट और एक होगा स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट में क्या फर्क है? सरकार दोनों तरह के लोगों को लेती है। स्पेशलिस्ट पोस्ट वो होते हैं जिसमें कि आपको किसी खास तरह की डिग्री या खास तरह की पढ़ाई करने की जरूरत है। और जनरलिस्ट पोस्ट, ये फर्क नहीं पड़ता है आपने किस चीज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किससे पढ़ाई किया, सब लोग वो नौकरी पा सकते हैं। डू वी अंडरस्टैंड? एम आई क्लियर टू द हाउस? मतलब आपको जनरलिस्ट पोस्ट पर अगर आपको जाना है, तो उसके लिए आपको किसी खास तरह की पढ़ाई करने के लिए जरूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड से पढ़ाई की हो, हिस्ट्री से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, म्यूजिक से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वो एग्जाम दे सकते हो और वो नौकरी पा सकते हो। लेकिन स्पेशलिस्ट जैसे कि डॉक्टर्स, अभी जनरलिस्ट की बात की, जैसे IPS, IRS, तलाटी का नाम सुने होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुने होंगे, DYSO का नाम सुने होंगे, सेक्शन ऑफिसर का नाम सुने होंगे, बैंक में ऑफिसर्स, ये सारे जनरलिस्ट पोस्ट्स हैं। मतलब अब आपके मन में बिल्कुल ये वहम नहीं होना चाहिए, सर मैंने तो कॉमर्स से किया है, क्या मैं IAS बन सकता हूँ? देख लीजिए, इट्स अ जनरलिस्ट पोस्ट। और जनरलिस्ट पोस्ट में आप बड़े आराम से बन सकते हो, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और स्पेशलिस्ट में आपको वो खास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, MBBS की डिग्री होनी चाहिए या दूसरे आपको मेडिकल के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइज चीज चाहिए। राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हो, हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि राजभाषा अधिकारी केवल हिंदी जानने वाला ही बन सकता है। अकाउंटेंट बनना है किसी को, प्रोफेसर बनना है, तो उस जिस फील्ड में प्रोफेसर बनना है उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। डू वी अंडरस्टैंड? तो ये 2 तरह की नौकरी सरकार में भी है। और हमेशा सबसे बड़ा पोस्ट किसको मिलता है? जनरलिस्ट को मिलता है, हमेशा, क्योंकि जनरलिस्ट के नीचे सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हो गए और उसके बाद सरकार में इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहते हो, आप जाओ, बाकायदे बड़े आराम से जाओ। लेकिन जब एक IAS ऑफिसर आ जाएगा तो आपको उसके नीचे काम करना पड़ेगा। तो जनरलिस्ट का पोस्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है आगे चल करके। तो चलिए अगर हम बात करते हैं जनरलिस्ट पोस्ट की, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में तो आज सेमिनार है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जनरलिस्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। कितने तरह के जनरलिस्ट पोस्ट होते हैं? तो चलिए एक एक करके अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 4 तरह के होते हैं जनरलिस्ट के बारे में बात हो रही है। जनरलिस्ट यानी कि ग्रेजुएशन किसी से भी आपने किया हो, आप ये नौकरी कर सकते हो। लेकिन ये नौकरी भी कितने तरह के? 4।
तो सबसे छोटे लेवल का जो नौकरी होता है, जो सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रुप डी या क्लास 4, ठीक है। और इसमें कौन कौन आते हैं? पटावाला आता है, प्यून आता है, गार्डनर आता है, सिक्योरिटी गार्ड आता है, माली आता है, ये सारी चीजें किसमें आएगा? 4। और यहाँ पर ही बेसिक सैलरी आपको कितना बताया था? 18,000 रुपए, यानी ये टेक होम सैलरी जो होगी 32-33 हजार इनकी होगी। डू वी अंडरस्टैंड? ये इसके बाद एक लेवल ऊपर उठते हैं और इसको कहते हैं ग्रुप सी या क्लास 3। ये इनका काम क्या होगा? क्लर्क, तलाटी, नाम सुना है? सब इंस्पेक्टर का नाम सुना है? पीएसआई, ये क्लास सुपर क्लास 3 है। डीवाईएसओ का नाम सुना है? सुपर क्लास 3 है। डेप्यूटी मामलतदार, ये सारे सुपर क्लास 3 है। डू वी अंडरस्टैंड? इसमें सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें अलग अलग लेवल्स है। अलग अलग लेवल्स यानी जैसे ही आप जूनियर क्लर्क बनते हो सबसे पहले, तो जूनियर क्लर्क के बाद क्लास 3 में सीनियर क्लर्क, सीनियर के बाद सुपर सीनियर क्लर्क, यानी 3 स्टेजेस तो आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। और पता है, आप अगर मान लो यहां पर ज्वाइन करते हो, आपने ग्रुप डी ज्वाइन किया, ग्रुप डी से ग्रुप सी यानी कि क्लास 3 जाते जाते आपको कितना साल लग सकता है? मान लो आपने 21 साल की एज में यहां पर ज्वाइन किया, 21 साल में, तो यहां पर कब तक पहुंचोगे? क्लास 3 कब तक हो गए? 21 साल के बाद लगभग कितने साल लगते हैं? अमूमन आपको 14 से 15 साल लग जाते हैं, तब जाकर के आपको क्लास 3 मिलता है। और क्लास 3 में मैंने आपको क्या बोला? फिर सीनियर, फिर सुपर सीनियर, इतना जाते जाते आप कब कहां आ जाते हो? 50-55 साल में। और 50-55 साल आते हैं और रिटायरमेंट की एज क्या होती है सरकार में? 60 ईयर्स। तो आप ज्यादा से ज्यादा फिर क्लास 2 जाते हो, यहां से आपके नाम के साथ लगता है टर्म ऑफिसर, यहां से आपके नाम के साथ जोड़ता है ऑफिसर, और ये जूनियर ऑफिसर्स होते हैं। और ये बनते हो आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी लास्ट के 3-4 साल 5 साल आप एंजॉय कर सकते हो इसको। और यहां पर आता है मामलतदार, नाम सुना है? ये क्लास 2 ऑफिसर है। पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर, ये इसमें आएगा। डू वी अंडरस्टैंड? टीडीओ, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, डेप्यूटी टर्म जिसके साथ भी लगा है वो एक रैंक नीचे होगा, ठीक है। डेप्यूटी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब उप कप्तान, कप्तान नहीं, डेप्यूटी है। डू वी अंडरस्टैंड? डेप्यूटी कलेक्टर यानी नीचे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीवाईएसपी, डीवाईएसओ, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर नहीं, तो डीवाईएसओ यहां और सेक्शन ऑफिसर यहां। डू वी अंडरस्टैंड? और इससे ऊपर सबसे बड़ा ऑफिसर जो पूरा अहमदाबाद के इशारे पर चल रहा होगा, वो होगा क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। और इस क्लास 1 ऑफिसर में आएगा आईएएस, आईपीएस वगैरह। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास 1 ऑफिसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी सोचो यहां से यहां जाओगे कब? नॉट इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, लास्ट के 3-4 साल आपको मिले। इन यूपीएससी ऐसा एग्जाम है, सिविल सर्विसेज, जिसमें कि आप 21 साल की उम्र में आप क्वालिफाई करते हो, और अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर। और जब आप डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर बनते हो तो आप सोच लीजिए फिर पोस्ट रिटायरमेंट तक आप कहां पहुंचोगे? प्रमोशन होगा ना, तो सोचिए आप कहां पहुंचोगे, क्योंकि पहली ही जिम्मेदारी पूरा अहमदाबाद दे दिया आपको, ये पूरा अहमदाबाद संभालो। समझ रहे? अगर जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, अगर बोलेंगे कि अभी अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल देंगे कि कल बंद रहेगा, तो बंद रहेगा सारी चीजें। धूप बहुत ज्यादा हो गई है, बच्चों को तकलीफ हो रही है, लू लग सकता है, सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेगा, उनके एक आदेश पर पूरा स्कूल कॉलेजेस बंद। आप देख रहे हो पावर? डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे? और आपको ये मिल सकता है एट द एज ऑफ 21। अब जो 21 क्रॉस कर गए, डोंट वरी, आपके पास अभी भी एज है, टिल द एज ऑफ 32 ईयर्स आप कर सकते हो। और जिनका 32 भी क्रॉस हो गया है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, बात करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड? तो यूपीएससी का ये चार्म है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने पर हमें फायदा क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये यूपीएससी है, यहाँ पर यूपीएससी पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ यूपीएससी करते हैं, और वहां से आपकी जर्नी शुरू हो रही है यूपीएससी के प्रिपरेशन की। और यहां से यहां तक के प्रिपरेशन में रास्ता यही है, इस रास्ते में कितनी सारी चीजें आ जा रही है। देखिए, ग्रुप डी, ग्रुप 3 और ग्रुप
ब्रिक, सब आ जा रहे हैं। मतलब इसके प्रिपरेशन में ये सारी चीजें रास्ते में ही आती है। तो अगर आप यूपीएस तो बड़े आराम से क्लर्क बन सकते हो, बड़े आराम से जूनियर ऑफिसर्स बन सकते हो, ग्रुप डी बन सकते हो, मतलब एक ही प्रिपरेशन में। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करते हो तो इससे आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, सिर्फ इसका प्रिपरेशन करते हो तो इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसके पहली वाली चीजें मिल पाएगी। डू वी अंडरस्टैंड? स्टेट की जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कर, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर यूपीएससी। समझ रहे? एक ही एग्जाम की तैयारी में आप एक झटके से ये सारा चीज निकाल सकते हो, दैट्स द चाप। ठीक है, चलिए उसके बाद अब बात करते हैं है क्या एक्चुअली यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको पता है क्या? यूपीएससी आपके लिए क्या रिक्रूटमेंट करती है? क्या यूपीएससी आपको नौकरी देता है? रेज योर हैंड्स अगर आपको लगता है कि यूपीएससी हमें नौकरी देता है। क्या यूपीएससी हमें नौकरी देता है? 1 2 एनीबॉडी एल्स? द करेक्ट आंसर इज नो, यूपीएससी हमें नौकरी नहीं देता है। यूपीएससी इज नॉट अ रिक्रूटिंग एजेंसी, वो रिक्रूट करने वाला एजेंसी नहीं है। रिक्रूट आपको सरकार करती है। सरकार बोलती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को चुन करके अपने पास ले सके, हमारे पास बहुत सारे काम है। तो मैंने एक बॉडी बनाया, बोला भाई तुम्हारा काम है हमारे बिहाफ में एग्जाम्स कंडक्ट करो, लोगों को चुनो, और जब चुन लो ना मुझे बता देना, मैं नौकरी पर रख लूंगा उसको। डू वी अंडरस्टैंड? सो दैट इज ओनली अ मीडिएटर, ओनली एन एजेंसी, और उस बॉडी का नाम क्या है? यूपीएससी। हमारे संविधान के आर्टिकल 315 में यूपीएससी की चर्चा है, इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यूपीएससी बन गया, इसका काम क्या है? लोगों को एग्जाम कंडक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट करता है केवल, रिक्रूट नहीं करता है। रिक्रूटमेंट फिर बोल देता है, रिकमेंड कर दिया कि हाँ इतने लोगों को हमने चुन लिया है, अब आप इसको नौकरी पे रख लो, फिर सरकार उसको नौकरी पे रखती है। तो दिस इज यूपीएससी। डू वी अंडरस्टैंड? फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और सीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो एक्चुअली है क्या? यूपीएससी देखो ये वही भवन है जहां पर कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसको धौलपुर हाउस के नाम से जाना जाता है। धौलपुर राजा धौलपुर के राजा जो थे उनका एक्चुअली ये बंगला था। धौलपुर राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, उनका ये बंगला हुआ करता था। आजादी के बाद राजा के बहुत सारी संपत्ति सरकार के पास चली गई, तो ये भी चला गया, लेकिन नाम आज भी धौलपुर हाउस है। ठीक है, और यहीं पर आपको इंटरव्यू होगा। ये गोल गुंबद देख रहे हो, इसी के नीचे आपको बिठाया जाएगा इंटरव्यू से ठीक पहले। ठीक है, और उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए लेके जाया जाएगा। और यहाँ यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए जब हम लोग बात करते हैं ना, तो यूपीएससी देखो कितने एग्जाम्स कंडक्ट करती है, इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑफिसर है। आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा एक और आईएएस होगा, वो है इकोनॉमिक सर्विसेज का है। ठीक है, उसके बाद आप बोले सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है यूपीएससी। तो उसी में से एक एग्जाम ये है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसकी बात कर रहे हैं। और हम लोग इसी एग्जाम्स के लिए यहाँ हैं। तो अगर हम और आप अगर बोलते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गलत बोलते हैं कि यूपीएससी इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिविल। तो हमें क्या बोलना है आगे से कि हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। डू वी अंडरस्टैंड? और इसको करने के बाद आप बनते हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। तो अभी चलिए मान लेते हैं कि आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर भी कर लिया। तो क्लियर करने के बाद आप बनोगे क्या? आप क्या बनते हो? तो बनोगे आईएएस, आईपीएस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एग्जाम एक साथ होता है इसलिए सिर्फ लिखा गया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए आपको अलग से एग्जाम देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज बन सकते हो, पुलिस ऑफिसर। उसके बाद और अगर बनना है तो फॉरेन सर्विस में जा सकते हो, देश के लिए आप राजदूत बन सकते हो। आप इंडिया को रिप्रेजेंट अलग अलग कंट्रीज में कर सकते हो राजदूत बनने के बाद। आईआरएस ऑफिसर, जिसके बारे में बात कर रहा था मयूर परमार की, इज एन आईआरएस ऑफिसर, यानी कि इनकम टैक्स में आप कमिश्नर हो सकते हो, जीएसटी में कमिश्नर हो सकते हो, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये सारे बड़े बड़े पोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया, जो कि आप ये बनते हो अगर क्लियर करते हो तो, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंकिंग कि आपकी रैंकिंग कितनी आती है। उसके बाद ये सारी चीजें मिल सकती है आपको रेलवे में, पोस्टल सर्विसेज में। इसके अलावा अगर आप
जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में भी आपको नौकरी लग सकती है। इतने पोस्ट्स हैं जहां पर कि आपको यूपीएससी करने के बाद इतने सारे पोस्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन मिलेगा कौन सा? आपका सपना है आईएएस बनने का, आपका सपना आईपीएस बनने का है, आईआरएस ऑफिसर बनने का है, तो रैंक लाना होगा अच्छा। वो हर साल लगभग एक के आसपास पोस्ट निकलता है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा। और उस 1000 पोस्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर आप टॉप 1 से 120 के लोगों में होते हो ना, तब आपको क्या मिल रहा है? या तो आईएएस मिल रहा है या फॉरेन सर्विस मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? और ये थोड़ा वेरी करता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, आपको 150 तक में भी कभी कभी मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएट होगा। अगर आप विमेन है कैटेगरीज में तो ये फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, बहुत सारे और पैरामीटर्स है जिसमें, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा होता है। अगर आपको पुलिस ऑफिसर बनना है तो लगभग 250 तक रैंक में आते हो तो पुलिस ऑफिसर पक्का बन सकते हो। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में। अगर आपका रेवेन्यू सर्विस में जाना है, यानी इनकम टैक्स में कमिश्नर बनना है, जीएसटी में कमिश्नर बनना है, उसके लिए कम से कम 450 तक के रैंकिंग है, तो आपके मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं कि कब क्या होता है यूपीएससी के एग्जाम में, समय किस तरह से जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो आता है वो फरवरी में आता है। नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने की तारीख, यानी आप कब फॉर्म भर सकते हो। और एग्जाम का पूरा प्रोसेस साल भर से ऊपर लगता है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन में एग्जाम खत्म हो गया, नहीं, पूरे साल भर लगता है, थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है, 1.25 साल जितना समय लगता है एक एग्जाम के लिए। हाँ, और एक एग्जाम का साइकिल जब तक खत्म होता है तब तक दूसरा एग्जाम आ चुका होता है, इसीलिए यूपीएससी आपको तैयार ही रखता है, करते रहो तैयारी। डू वी अंडरस्टैंड? तो नोटिफिकेशन यानी फॉर्म भरने का समय होगा फरवरी में, अमूमन फरवरी में आ जाता है, अभी फॉर्म भर दिए, और मई जून में इसका एग्जाम्स होगा। पहला पीटी, इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, पीटी इंटरव्यू, 3 ही एग्जाम होगा। तो जो मई जून में अभी है 28 मई को एग्जाम है, और मई या जून में कभी ना कभी हो ही जाता है हर साल। और उसके बाद जब आप वो पास करते हो तो मेन एग्जामिनेशन सितंबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में होगा, ये 5 दिन चलेगा। ठीक है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक चलता है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट तो फाइनल इंटरव्यू जिस दिन अंतिम बच्चे का हो गया उसके 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ जोड़ना ही है ना मार्क्स आपको, बस 7 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप ज्वाइन कीजिए बड़े आराम से अगस्त में मसूरी, आवर ड्रीम डेस्टिनेशन लबासना। ठीक है, और जाइए ट्रेनिंग कीजिए, सिंगापुर आपकी ट्रेनिंग होगी, साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग होगी, आपको स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग होगी, अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इतने सारे जगहों का ट्रेनिंग एंजॉय कीजिए, लेकिन पहली ट्रेनिंग शुरू होगी कहाँ से? अगर आप आईएएस बनते हो तो लबासना मसूरी से, अगर आप पुलिस में चुने गए तो हैदराबाद में, अगर आप रेलवे के लिए चुने गए हो तो बड़ौदा में, ठीक है, अगर आईआरएस के लिए चुने गए हो तो नागपुर में, अलग अलग ट्रेनिंग के सेंटर्स हैं। लेकिन हमारा तो सपना क्या होता है? लबासना जाने का, ठीक है, यानी मसूरी। ठीक है, तो आप जा सकते हैं बड़ा आराम से। तो चलिए अभी देख लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी, कि एग्जाम का पैटर्न क्या कहता है। तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 3 एग्जाम्स होते हैं इसके, पीटी प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन और इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, ये इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको कितने दिन का एग्जाम होगा? सिर्फ 1 दिन, एक ही दिन का एग्जाम होगा, ओनली 1 डे। और इसमें कितने पेपर होंगे? तो याद रखना, ये पैटर्न ही है जो कि आपको आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, 2 पेपर्स होंगे, कौन कौन से पेपर? एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है? सारे एमसीक्यू होंगे, सिर्फ आपको टिक करना है, लिखना कुछ नहीं है, आपको गोले भरने होते हैं। अब तो कंप्यूटराइज्ड बैंक वगैरह में हो गया, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में अभी भी आपको पेपर में ही गोले भरने होते हैं। ठीक है, बस यही करना पड़ेगा। और उसके बाद ये 2 घंटे का पेपर होगा, हर पेपर 2 घंटे का होगा, यानी जीएस पेपर 1 2 घंटे और जीएस पेपर 2 2 घंटे का होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं कि लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज में होगा ये एग्जाम? सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होगा,
पीटी या तो हिंदी में आपको देना पसंद है तो हिंदी में दीजिए, और बगल में उसी के इंग्लिश भी लिखा है तो आपको इंग्लिश में पढ़ के देना है, इंग्लिश में दीजिए, दो ही लैंग्वेज। आप सोचेंगे गुजराती में हो, नो, तो गुजराती में कहाँ जाएगा, जब मेन एग्जाम में आएंगे तब पीटी, लेकिन आपको इसी दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में से देना है, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड? तो चलिए हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के कितने, अगर करेक्ट आंसर दिए तो हर क्वेश्चन पर कितने मार्क्स, 2, तो टोटल मार्क्स कितने, 200। ग्रेट, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं गलत हो गए तो पेनल्टी, यू विल बी पेनलाइज्ड, कितना, 1/3 पेनल्टी होगी। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 का 1/3 यानी 33%, कितने हो गए, 66, 66 यानी 0.67, कितने मार्क्स आपके काट भी लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जय बजरंगबली बोला, टिक किया, आ गया, गेस करके आ गए, ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए अच्छे से, या गेस वर्क आपके बहुत स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है। और वो भी कैसे, किस लेवल तक गेस वर्क कर सकते हैं ये आप बाद में सिखा देंगे, ठीक है। सारे एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन नहीं टच करने। क्या पूछा जाएगा जीएस पेपर 1 में, 9-10 तक में जो भी चीज पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और अखबार यानी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और उसके बाद ये आपके मेरिट के लिए काउंट होगा, क्योंकि इसमें अगर आप 200 मार्क्स में कितना मार्क्स लाते हो ये तय करेगा कि आप अगले दौर के लिए जाओगे या नहीं जाओगे। और इसमें लगभग कितने बच्चे बैठते हैं पीटी के एग्जाम में, कितने बच्चे बैठ रहे होंगे हर साल, कि फॉर्म पहले फरवरी में जो फॉर्म भरने का समय था वो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा इस साल, 12 से 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। सीट कितनी होती है, मतलब कितने लोग को सरकार निकलेगी, दैट मेक्स दिस एग्जामिनेशन वेरी टफ, अदरवाइज टफनेस जैसा कुछ नहीं होता है। और पीटी लगभग देते हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि फॉर्म भरते हैं मेरे 10 से 12 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन आधे ही एग्जाम देने जाते हैं, आधे तो जोश जोश में भर देते हैं। तो 6 से 7 लाख लोग ही जाते हैं फॉर्म एक्चुअली एग्जाम देने के लिए, लेकिन 6-7 लाख भी कम नहीं होता है, नहीं ऐसे 6-7 स्टेडियम बैठ के एग्जाम देती है, ठीक है। और इस एग्जाम में जब आप यहां जाते हो ये सारा चीज, तो कितना मार्क्स लाओगे, और मेन एग्जाम में कितने लोग का सिलेक्शन होता है पता है, 1:12, 13, मतलब हर एक सीट पर 12 या 13 लोगों को बुलाएगी। कितनी वैकेंसी है, 1000, 1000 में कितने लोग को बुलाएगी, 12 या 13 हजार लोगों को ही बुलाएगी। अब सोचो 5 से 7 लाख लोगों में से कितने लोगों का मेन एग्जाम के लिए सिलेक्शन होगा, 12 या 13 हजार। तो 12-13 हजार लोगों के टॉप 12,000 13,000 में आपको आना है, तो बताइए 200 में आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, इस 200 में कितने मार्क्स आने चाहिए आपको, 100+, ठीक है। 100+ आते हो तो सेफ साइड होते हो, पिछली बार तो 85-86 में सिलेक्शन हुआ है, जनरल कैटेगरी की बात करें, कभी कभी 85, 86, 87 में भी हो जाता है सिलेक्शन, डिपेंड करता है कि उस साल का एग्जाम कितना टफ था, कितना इजी था, ठीक है। लेकिन आपको सेफ साइड क्या लेके चलना है, 100+ के आसपास, ठीक है। आप ये मत बोलना 180, 190, ठीक है, उतना आ गया तो भी तो क्वालिफाई तो कर ही जाओगे, लेकिन आपको 100 हो तो सेफ साइड हो, ठीक है। और उसके बाद जीएस पेपर 2, ये मेरिट के लिए काउंट नहीं होगा, मेरिट के लिए सिर्फ यही काउंट होगा, मतलब इसमें आप जितना स्कोर करोगे इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये सिर्फ पास करना जरूरी है। और इसमें कितना मार्क्स लाना जरूरी है, सिर्फ 33%, यानी 1/3। और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 80, और मार्क्स होते हैं 200। चलिए अब आपका मैथ्स का टेस्ट, क्वेश्चन है 80, मार्क्स है 200, तो एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स, यहां पर था 100 क्वेश्चन 200 मार्क, एक क्वेश्चन पर 2 मार्क, तो यहां पर 80 क्वेश्चन और 200 मार्क, एक क्वेश्चन 2.5, ग्रेट, 2.5 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2.5, लेकिन नेगेटिव अभी भी 1/3 है, गलती करोगे तो 1/3 नेगेटिव होगा, तो वहां पर 0.66 था, यहां पर कितना है, 0.82 नेगेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पास ही करना है ना,
इसमें मार्क्स नहीं लाने हैं ज्यादा, क्योंकि ये मेरिट के लिए काम नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये देखते हैं कि आप पास कर रहे हो या नहीं। तो पास करने के लिए कितना चाहिए? सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें पूछा क्या जाता है? मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या? एक पैसेज दे दिया, उसको पढ़ के नीचे आंसर लिखना है, ठीक है। ये हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको हिंदी वाला बनाना है हिंदी वाला बनाओ, इंग्लिश वाला बनाना है तो इंग्लिश वाला बनाओ, दैट्स इट, ठीक है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट के लिए नहीं काउंट होता है। समझ में बात आ गई इतनी दूर तक? ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये मार्क्स आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मतलब मेन में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मान लेते हैं कि आपको आ गया 125, इसमें भी पास कर गए, तो आप बड़े आराम से मेंस के लिए क्वालिफाई तो हो गए। तो अब ये मार्क्स जो आया था भूल जाओ, अब इसका कैलकुलेशन आगे के मार्क्स के लिए मेंस में कहीं जुड़ेगा नहीं। ये सिर्फ भीड़ छांटने के लिए था, तो भीड़ छट गई, बस इसका काम खत्म। एक्चुअल एग्जाम शुरू होता है आपको इस टॉप 12,000 13,000 में, यहां से, और यहां होता है डिस्क्रिप्शन। आराम से एग्जाम लेती है, और एग्जाम कब होता है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेन एग्जाम की बात करें, तो मेन एग्जाम में अगर हम लोग बात करेंगे, तो मेन एग्जाम्स के पेपर में अगर बात करते हैं, तो देखिए कितने दिन का है? 5 दिन, ठीक है। और 5 दिन के बाद हर पेपर कितने घंटे का है? वहां पर कितना था हर पेपर? 2 घंटे का, ग्रेट। इसके बाद अगर बात करते हैं, तो एग्जाम का टाइप क्या है? एमसीक्यू नहीं है, क्या है? डिस्क्रिप्टिव, यानी लिखना है, समझ गए। और एग्जाम का लैंग्वेज कितने लैंग्वेज में दे सकते हो? 22 लैंग्वेज में। हमारे संविधान के 8th शेड्यूल जो है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस की चर्चा है, ठीक है। गुजराती, संस्कृत, उर्दू, तमिल, उड़िया, बंगाली, इवन नेपाली भी है। आपको जिस लैंग्वेज में देना है दे सकते हो, प्लस 1 मोर लैंग्वेज, 23rd इंग्लिश। इंग्लिश नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। तो 23 लैंग्वेजेस में आप यहां एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब यहां से आप अपने लैंग्वेज को चुन सकते हो। सिर्फ एक ही एग्जाम अपने पसंद के लैंग्वेज में नहीं दे सकते हो, वो कौन सा? इंग्लिश, वो आपको इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर सिर्फ बाद में आएगा, वो सिर्फ आपको इंग्लिश में देना है, बाकी आप चुन सकते हो कौन सा, लेकिन ये पहले ही बताना होगा आपको फॉर्म भरते समय कि आप एग्जाम कौन से लैंग्वेज में दोगे। अगर एग्जाम में आपने फॉर्म भरते समय लिख दिया है कि मैं गुजराती में देने वाली हूं, आपको याद ही नहीं है, वहां प्रिपरेशन के दौरान आपको पता चला कि मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, आपको उस समय याद ही नहीं रहा, आप इंग्लिश में लिख के सारा एग्जाम आ गए, 0। जिसमें आपने से फॉर्म भर दिया है कि मुझे इसी लैंग्वेज में देना है, उसी लैंग्वेज में देना है, उसके बदले अगर किसी और लैंग्वेज में दे दिया तो मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, टोटल इसमें कितने पेपर्स है? वहां पर कितने पेपर्स थे? 2, और यहां कितने? 9 पेपर में अगर हम बात करते हैं पहले 2 पेपर की, ये लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। एक कोई भी लैंग्वेज अपने पसंद से चुन लो, 22 भाषाएं बताया ना, उस 22 में से कोई भी एक आप चुन लो। तो आप, मैं मान के चलता हूं कि आप हिंदी चुनोगे या गुजराती चुनोगे, दोनों में से कोई भी एक चुना, तो इस एग्जाम के लिए कितने मार्क्स है? 300। और इसके लिए क्वालिफाई, अगर दोनों के लिए 300 होंगे, और क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स होंगे? ओनली 25% लाना है आपको, यानी 300 मार्क्स में कितने लाना है? 75 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स लाना है आपको। और इसके मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होंगे, जैसे वहां जीएस का पेपर 2 जो था वो सिर्फ पास करना जरूरी था, इसमें भी सिर्फ पास करना है। मेरिट के लिए जो काउंट होगा वो बाकी बचे 7 पेपर, 9 में से ये 2 पेपर गए, अब कितने पेपर बचे? 7। तो ये 7 पेपर, अब सारे पेपर 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के होंगे। तो पहला कौन सा है? एसे, ठीक है। और देखिए 250 मार्क्स के ये भी है, 250 के ये भी है, 250 के दूसरे भी है, ये सारे 250 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा पेपर 2। पेपर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा रही है। उसके बाद बात करेंगे पेपर 3 में, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी, भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के बारे में बात होती है, ठीक है। और जीएस पेपर 3 में बात करेंगे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। और की बात करेंगे तो ये होता है एथिक्स, ये एक नया चीज होगा जो आपने नहीं सुना है, ठीक है। भारत में ब्यूरोक्रेट्स में करप्शन बहुत बढ़ गया है, इस करप्शन को रोकने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा
के प्रति लोग ब्यूरोक्रेट ज्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, ये सारा चीज। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आप अहमदाबाद में पोस्टेड हो और आप पुलिस के कप्तान हो, ठीक है, और आप जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो उसी बिरादरी का सरकार के प्रति कुछ गुस्सा है। सरकार ने अभी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो आपके बिरादरी के अगेंस्ट गई है। आपके बिरादरी वाले लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अहमदाबाद की सड़कों पर, लाठी डंडे भी लेकर के आकर के विरोध कर रहे हैं, और आप पुलिस के कप्तान हो। और धीरे धीरे इतना उग्र हो गया भीड़ कि वो सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे, और आप पुलिस के कप्तान के रूप में खड़े हो, यहाँ आपके पीछे पुलिस है, और आप देख रहे हो कि उस भीड़ में आपके कुछ रिलेटिव्स भी हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे और क्यों करोगे, 250 शब्दों में लिखिए। यह है एथिक्स। आपके मोरालिटी को टेस्ट करेगा, आपके एथिक्स को टेस्ट करेगा। एक आदमी आया, आप किसी कंपनी में बहुत बड़े अधिकारी हो, आपके सिग्नेचर से वो बिल पास होता है और वो आपको घूस दे करके वो बिल पास करवाना चाह रहा है, कुछ इलीगल चीजें करवाना चाह रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे और क्यों करोगे, लिखिए। दिस इज एथिक्स। एक्सक्यूज मी, डू वी अंडरस्टैंड? तो ये है एथिक्स का पेपर। इसमें आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से आपको लिखना चाहिए, ये सब सिखा देंगे। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे, ठीक है। और इसके बाद ये 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। ये यूपीएससी आपके ऊपर छोड़ता है। लगभग 42 से 46 सब्जेक्ट्स है, बोलता है आपको इसमें से जो चुनना है चुन लीजिए, उसी का टेस्ट लेंगे। अभी तक यूपीएससी अपने मन से टेस्ट ले रहा था, ये 2 पेपर ऐसा है आपको दिया चुनने के लिए कि आपको जिसमें टेस्ट देना है आप दो। तो आप कौन सा चुनोगे? जिसमें आपको सबसे अच्छा मजा आता है पढ़ने में, जिस पर आपको कमांड अच्छा है या नहीं? तो मान लीजिए आपने चुना ज्योग्राफी, तो होगा ज्योग्राफी पेपर 1, ज्योग्राफी पेपर 2। डू वी अंडरस्टैंड? सब 250-250 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और सारे मिलाकर के कितने हो गए? 1750। ये मेरिट में काउंट होगा इसी में। अभी देखो, पीटी भीड़ छांटने के लिए था, लाखों लोगों की भीड़ छांट करके 12,000 लोगों को लिया, और 12,000 में से कितने को सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए? 1:3। एक सीट पर 3 लोग को। तो बताइए सीट कितनी है? 1000। कितने लोग को चुनेंगे? 3000। तो 12,000 में से फिर टॉप 3000 इधर जाएंगे। तो 12,000 में से टॉप 3000 में उधर जाना है, तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए 1750 में से? 1750 में कितने मार्क्स लाने चाहिए? अगर 1750 में अगर आपके 1000 मार्क्स आते हैं, 900 मार्क्स आते हैं, तो अगले टॉपर आप हो। क्योंकि जो टॉपर्स हो रहे हैं ना, उसको 900, 925 मार्क्स आ रहा है इसमें। अभी बात आती है इसमें, अगर आप 750 मार्क्स लाते हो ना, आइडियली 1750 में से कितने? 750। इंटरव्यू देना लगभग इतना आसान नहीं होता है। आप 10 में से, स्कूल का एग्जाम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं, 10 में से एक्सपेक्ट कर रहे हो 8 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, 10 में से 3 आएंगे, 4 आएंगे, बस 5 आ गए तो टॉप कर गए। 10 में से 5 आते हैं तो आप टॉप कर जाते हो। 54% तो रैंक 1 को आया है, समझ रहे? चलिए अब बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू के लिए बात करते हैं। इंटरव्यू में कितने मार्क्स होते हैं? 275। 1750 पहले थे, 275 ये दोनों मिला करके कितने हो गए? 2050। ये मेरिट तय करेगा दोनों को मिला करके। जो रैंकिंग बनेगी उसमें आपका टॉप 1000 जो होगा उसको सेलेक्ट करेगी, ठीक है। और बाकी लोग जो बच गए उनका वापस से 0 से स्टार्ट करना है, फिर से पीटी से, ठीक है। अगले साल फिर से एग्जाम देना है। इतनी ब्रूटल है एसबीआई, क्रूर है, कोई दया नहीं, वापस से, ठीक है। डू वी अंडरस्टैंड? और ये साइकिल है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में 275, इसमें आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए? तो ये याद रखिएगा, पर्सनालिटी टेस्ट में नोबडी फेल्स। मिनिमम मार्क्स 120 के आसपास है, 120 आपको मिलेगा। सिर्फ ILO करके भी आ जाओगे ना तो 120 मार्क्स तो मिलेगा। नोबडी फेल्स, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उससे नीचे किसी को नहीं।
ठीक है, समझ रहे हैं? आप ज्यादा जितना ले आओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन फेल तो नहीं करोगे। तो हमें मजबूती कहाँ रखनी है? मेंस में। मेंस में अच्छा रहेगा तो उसमें कम से कम तो 120 तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अभी चल जाएगा पता। ये लिस्ट है 21-22 का। लेटेस्ट डेटा को कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा वक्त लगता, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अभी पुराना डेटा ले लिया है। तो 21-22 का ये डेटा है, देखो टॉपर्स का लिस्ट। अगर मैं बात करूं रैंक नंबर 1 श्रुति शर्मा, कितने मार्क्स हैं इसके? अगर मैं बात करूं कितने परसेंटेज मार्क्स है? सिर्फ 54% मार्क्स है। और टोटल कितने मार्क्स आए अगर हम लोग बात करते हैं श्रुति शर्मा का, तो सिर्फ और सिर्फ देखो मेंस में मतलब 1750 में कितने मार्क्स आए, और वो रैंक 1 है, रैंक 1, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में कितने आए 275 में, और इससे कहीं ज्यादा तो इनको आ गए 829। इसीलिए मेंस में मार्किंग आपका फर्क पड़ता है। मेरे इंटरव्यू में 183 थे, लेकिन मेरे मार्क्स कहां कम रह गए थे, दैट्स इट। एक बार 178 था इंटरव्यू में और एक बार 183 थे, ठीक है। तो लेकिन मेरे मेंस में मार्क्स कम थे क्योंकि लिख नहीं पा रहा था उतना। डू वी अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए आपको मेंस में जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, इंटरव्यू चिल होकर के दो। इंटरव्यू में कुछ नहीं भी आता है 120 तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? और उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ 100वें रैंक को देखें तो 100वें रैंक का देखें तो परसेंटेज कितना है? सिर्फ 48%। और सबसे रैंक का देखें तो उस साल सिर्फ 685 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उसको कितना परसेंटेज मार्क्स है? ओनली 34%। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरा 80% आएगा तो इतिहास के सारे रिकॉर्ड आप तोड़ दोगे और गिनीज बुक वाले आपको ढूंढते हुए आएंगे कि कौन है ये शख्स जो कि यूपीएससी में 80% लेके आया है। नोबडी डज, नोबडी डज, ठीक है, समझ रहे? ओके, चलिए बात करें। देखो इसको इंटरव्यू में कितने आए? सिर्फ 132, ठीक है। तो आप चेक करेंगे, आपको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस अच्छे से एग्जाम देना है। तो कहां दिक्कत होती है? हम पढ़ते ही नहीं है ढंग से, बस ढंग से सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। कौन लोग दे सकते हो आप? तो अभी देखते हैं कितने लोग दे सकते हो। आप भारत के नागरिक हो, है तो बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो और आईआरएस भी बन सकते हो, ठीक है, आईपीएस बन सकते हो, सॉरी। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक नहीं, आप नेपाल के भी नागरिक हो, भूटान के भी हो, तो भी दे सकते हो, लेकिन आईएएस, आईएफएस और आईपीएस नहीं बन सकते हो, बाकी चीजें बन सकते हो, ठीक है। तो हमें घबराने की बात नहीं। कोई ऐसे हो जो नेपाल से हो, भूटान से हो, तो बन सकते हो बहुत ही आराम से। लेकिन अफसोस कि आप आईएएस नहीं बन सकोगे, आईपीएस नहीं बन सकोगे और फॉरेन सर्विस में नहीं जा सकोगे, बट बाकी सारे एग्जाम्स में क्लियर करके जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज लिमिट कितनी है, तो कितने लोग अभी 21 के नहीं हुए हो? रेज योर हैंड्स। उतने दिन आपके पास गोल्डन टाइम है आपको उतने दिन प्रिपेयर करने का। जितने लोग 21, कितने लोग 21 के हो गए, तो उनके लिए वार्निंग बेल है, क्योंकि आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तब 2 साल जाते हैं, और जो लोग अभी 21 के नहीं हुए वो अभी तैयारी करेंगे तो 1.5-2 साल में तो उनकी तैयारी हो जाएगी। 21 साल में आते आते वो एग्जाम देंगे। अभी आप शुरू करोगे तैयारी तो अभी आपको 2-3 साल लगेंगे, तो आप 23-24 के हो चुके होंगे, समझ गए? तो जितने लोगों का 21 नहीं हुआ है, गोल्डन टाइम है अभी तैयारी करने का, क्योंकि 21 साल की उम्र में आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। देश की बागडोर आपको मिलने जा रही है, तो 21 तो होना चाहिए, ठीक है। मैच्योर्ड थिंकिंग तो आनी चाहिए। वैसे हमारी पॉलिटिकल मैच्योरिटी 18 साल में ही हो जाती है ना, 18 साल में बालिग माना जाता है, लेकिन यूपीएससी के लिए आप 21 साल में होते हो, ठीक है। एनीवे, एज रिलैक्सेशन, अगर एससी एसटी में बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट है, यानी 32 साल मैक्सिमम उम्र है। 21 साल से कब तक आप दे सकते हो? 32 साल तक। उसमें 5 साल की छूट है, यानी अगर एससी एसटी में बिलोंग करते हो तो कितने साल तक दे सकते हो? 37 ईयर्स तक। अगर आप ओबीसी में हो तो 3 साल तक में आप दे सकते हो, 3 साल तक आपको छूट है, यानी 35 साल तक। अगर आप एक्स सर्विस मैन है या डिफेंस सर्विस में, तो 3 साल आपको भी ग्रेस मिलता है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, ठीक है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो को 10 साल तक की छूट मिलती है,
कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 6 बार ही एग्जाम दे सकते हो, माइंड यू। 21 से 32 साल आप दे तो सकते हो एग्जाम, लेकिन 6 ही बार, 6 बार से ज्यादा नहीं। तो हर बार आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपकी प्रिपरेशन की लेवल अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं फॉर्म भर दिया है जाके दे देते हैं, आपका फॉर्म भरना काउंट नहीं होगा, एग्जाम में बैठे काउंट हो जाएगा। तो फॉर्म भर दिए, गलती, टेंशन वाली बात है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, फॉर्म तो भरते हैं 10-12 लाख, एग्जाम देने कितने लोग जाते हैं? 5-6 लाख ही। ठीक है, उनको पता होता है कि अटेम्प्ट्स बर्बाद नहीं करने। अगर ओबीसी में है तो कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो? 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप SC ST में है तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कब तक? 37 ईयर्स तक, जितनी बार चाहो दे सकते हो, लेकिन 37 के बाद आप भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 37 ईयर्स ही कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले को कितना है? 9 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी से देख लीजिए कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं और किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड नाउ? चलिए अब बात होती है कैसे करना है, हाउ, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है आपको करना क्या है, क्या बनना है, डिसाइड कीजिए। IAS बनना है, IPS बनना है, IRS बनना है। आप पहले एक गोल तो सेट कीजिए। आपको ये पता ही नहीं अभी क्या बनना है, बस सेमिनार में आए जरूर है कि हमें करना है UPSC करना है, आए, लेकिन अभी भी आपको रिफाइन करना है। व्हाट्स योर प्राइम टारगेट? क्या टॉप 120 रैंक के लिए आपको काम करना है, या आपको कोई भी रैंक मिलेगा चलेगा, या आपको टॉप 50 के लिए काम करना है? मेरा सपना भारत का राजदूत बनके दूसरे देश में सर्व करना है, या पुलिस के रूप में वर्दी मुझे अच्छी लगती है, मुझे वर्दी पहनने का शौक है। यू विल हैव टू डिसाइड फर्स्ट। उसके बाद जाइए रिसर्च कीजिए, सिलेबस क्या है, चीज करना होता है तो आप रिसर्च ही करने के लिए आए, ये एक सही बात है आपके। ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन कीजिए हमें, हम आपको वहां तक लेकर के जाएंगे। हमें पता है वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, क्या किया जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को बनाया, आप भी बन सकते हो। अगर हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, आप हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हो, तो हम आपका हाथ पकड़ के वहां तक तो ले जा सकते हैं। बाद में आपकी मेहनत वो तय करेगी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं कि क्यों आपको हमारे पास ही क्यों आना चाहिए, Why in Ahmedabad there are lots of other institutes also? हमारे पास क्यों आना चाहिए आपको? क्या है आखिर हमें जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं? तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हमें मार्केट में बहुत यूनिक बनाता है। हम मार्केट में दूसरे प्लेयर्स से क्यों अलग होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में हम लोग पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो 2013 में हमने शुरुआत किया। उस समय तक जीपीएससी तलाटी वगैरह के लिए चल रहा था, लेकिन हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू करवाना शुरू किया। 2013 से ही बड़ौदा से शुरू किया था। इनफैक्ट पढ़ाना तो हम लोगों ने शुरू कर दिया था आनंद से, लेकिन आनंद में हम लोग उस समय यूपीएससी शुरू नहीं किए थे। 2011 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उस समय हम लोग सिर्फ बैंक पीओ वगैरह के लिए पढ़ा रहे थे। बाद में हमने स्पेशलाइजेशन करके सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए हम लोगों ने रखा, वो 2013 से और बड़ौदा से शुरू किया, और अब देश के 26 सिटीज में फैल चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद टॉप क्लास फैकल्टीज है, एक्सपर्ट्स है, जिन्होंने यूपीएससी के हर घाट का पानी पिया है, यूपीएससी के इंटरव्यूज दिए हैं, यूपीएससी का उन्होंने मेंस लिखा है, यूपीएससी के कई एग्जाम्स को लिखने का अनुभव है, सक्सेसफुल होने का अनुभव है। तो ऐसे एग्जाम, ऐसे आपके पास फैकल्टी की टीम है। ये तो आधी टीम है, पूरी टीम नहीं लिख सकते थे, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नाम लिख करके हमने आधे का लिखा आधा छोड़ दिया। ठीक है, तो आप इन सब से बाकायदे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, इन सब के एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, ज्यादातर फैकल्टीज हमारे सारे बाहर से, जिनको की एक्सपर्टीज होता है। लोकल फैकल्टी हम लोग बहुत कम हायर करते हैं, बहुत कम। एक्सपर्टीज हम लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो आप लोग जब पढ़ना शुरू करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो अनबीटेबल रिजल्ट्स, पूरे गुजरात में जो हमारे रिजल्ट्स हमने दिए हैं अभी तक 2013 से, ऑब्वियस ही बात है कि फर्स्ट मूवर से एडवांटेज मिलता है। हम मार्केट में पहले थे तो हमें एडवांटेज मिला कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आए थे उनके रिजल्ट्स हमारे पास आज देखने के लिए मिलते हैं, वो रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं।
और ये रिजल्ट्स में कुछ रिजल्ट्स आप देख सकते हो जो अहमदाबाद के क्लासरूम स्टूडेंट्स थे, हमारे और आपके बीच से निकल करके गए। उसके बाद अक्रॉस गुजरात और अक्रॉस इंडिया से हम लोग रिजल्ट्स, हर साल आप देखोगे रिजल्ट्स पर रिजल्ट आते ही जा रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाओगे chahalacademy.com पर जाकर के हमारे रिजल्ट सारे वहां पड़े हुए आप देख सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज इन आउट पब्लिक डोमेन में। इसमें से एक नाम आपका भी हो सकता है, बस आपको चुनने की जरूरत है, क्या मैं बनना चाहता हूं या नहीं, मैं बनना चाहती हूं या नहीं। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय यू, नोबडी, नॉट इवन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके साथ जरूर होंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, करना तो आपको है ना। यू विल हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू डू और नॉट, समझ गए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स, हमारे खुद के क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल्स जो हमने खास तैयार किए हैं, जो एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से जो पूछे जाते हैं उसके हिसाब से हमने ढेर सारे बुक लिस्ट तैयार किए, जो कि आपको जो जो सब्जेक्ट्स, जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसके आधार पर हम आपके लिए स्पेशली सारे स्टडी मटेरियल्स तैयार करके रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस आपको मिलता है, जो कि आपको गाइडेंस देने का काम करती है। आपको उंगली पकड़ करके आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। आपको क्या ये बताया जाता है, स्कूल में बताया गया होगा आपको कि वर्तनी कैसे लिखनी है, ह्रस्व लिखना है, छोटी या बड़ी है की मात्रा ऐसे लगनी है, ठीक है। स्पेलिंग आपको ये वहां ही पढ़ाया जाता है, कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं नहीं पढ़ा, हम यहाँ करवाते हैं। कि आपकी गलतियां जो स्कूल में हो गई, आप लिख नहीं पा रहे हो, तो वो हम बताते हैं कि यहाँ देखो आप गलती कर रहे हो। उंगली पकड़ पकड़ के एक एक स्टूडेंट को 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाता है। घंटों लगते हैं एक एक व्यक्ति को मेंटरशिप देने में। तो कई बार आप इंस्टीट्यूट्स में आते हो, भीड़ बहुत होती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप बात किससे करोगे, शुरुआत कहां से करें। तो वो झिझक हम तोड़ते हैं एक एक करके बात करके। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही, आओ बात करते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ आपके पढ़ाई पर काम नहीं करते हैं, आपके घर का क्या माहौल चल रहा है, आपकी पढ़ाई में क्या स्ट्रेस आ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी है, ताकि आपकी पढ़ाई स्ट्रीमलाइन कर सके। इस कारण से ये 1-to-1 मेंटरशिप होता है, ठीक है। और ये स्पेशली आपके लिए क्यूरेटेड होता है, और सबके लिए रिकॉर्ड हम लोग बाकायदे रखते हैं, ताकि हिस्ट्री में जाके चेक कर सके आपको 6 महीने पहले क्या गाइड किया था और आपका इंप्रूवमेंट अभी तक कितना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग डेली न्यूज और करंट अफेयर्स आपको देते हैं, जो एक्चुअली आपको पढ़ना चाहिए। कौन सा न्यूज आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए, ये आपको पता नहीं होता है। तो हम लोग डेली इस तरह से करंट अफेयर्स के अपडेट्स आपको देते हैं। डेली आपके मोबाइल में आ जाएगा कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए अखबार में से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, द इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, ये सारी चीजें हम आपको करके देते हैं। ये आपको रेडीमेड करके आपको मिल जाता है। हर महीने के मैगजीन हमारे इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, आपको बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी में आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी जा करके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर वॉशरूम की दिक्कत है, ये सारी फैसिलिटी हम लोग दे के रखें। आप पढ़ो, अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, हम आपको वो सारी फैसिलिटी देंगे, बदले में आप मुझे पढ़ करके दो रिजल्ट दो, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अगर अलावा, ये सारे हम एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं, ये हमारे क्लासरूम वगैरह के सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जहां पर भी बैठ रहे हो वहां पर किसी भी तरह के आपके कम से कम, कभी किसी किसी को बैठने में दिक्कत होती है, कभी किसी को स्पेस चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें तो रेगुलर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है, ये बहुत कम लोग करवाते हैं, बहुत कम, रेयर है। और हम लोग करवाते हैं, एक एक बच्चे को इस तरह से बहुत ही माइन्यूटली चेक करते हैं, एक एक चीजें अंडरलाइन करके कि किस तरह से आपको जाना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, कमेंट्स देते हैं, और बाकायदे आपको सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन होती है कि आपको इस तरह से ये करना है, इस तरह से लिखना है। चाहे आप हैंडराइटिंग में अगर आपके दिक्कत आ रही होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको हैंडराइटिंग में सुधार करने की जरूरत है, स्पेलिंग में सुधार करने की जरूरत है, ग्रामेटिकल एरर्स है, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ये उंगली पकड़ के करवाने के लिए हम लोग इकलौते हैं अभी जो इस तरह से कर रहे हैं, इतने डेप्थ में जाकर। पेन होता है बहुत, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट चाहिए, दैट्स व्हाई वी गिव द रिजल्ट्स,
ऐसे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। हमें भी पता है यहाँ पर बैठे लोग जितने भी हो, इसमें से 7-8% इस साल करोगे, 7-8% अगले साल करोगे, ऐसे रेशियो बस इतने का है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि किस साल करना है, आपको इसी साल करना है, अगले साल करना है या नेक्स्ट ईयर करना है, ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, रेगुलर मॉक इंटरव्यूज होते हैं। जब आपके इंटरव्यू, जैसे ही आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो, तो हम कंटिन्यूअस मॉक इंटरव्यूज करते रहते हैं, और ये सारे देश के टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स हैं जो IAS IPS ऑफिसर्स रह चुके हैं, वो हमारे पैनलिस्ट्स होते हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं हमारी तरफ से। आप इन सब के नाम जाकर के आप चेक कर सकते हो। कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, कोई अंडर सेक्रेटरी हैं, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, रह के रिटायर किया। ठीक है, तो ये लोग आपके साथ बात करते हैं, आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में, और ये इंटरव्यू बोर्ड में रह चुके हैं यूपीएससी के, जो एक्चुअल यूपीएससी का इंटरव्यू ये लोग एक्चुअल उनके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो वो खुद आपको बताते हैं, और ये हमारे पैनलिस्ट्स हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई चहल एकेडमी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर टेस्ट, इसी तरह के माहौल में आप टेस्ट कंटिन्यूअस देते रहते हो, और टेस्ट में आपको एनसीईआरटी के टेस्ट होते हैं, रेफरेंस बुक्स के टेस्ट होते हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, और बाकी प्रीलिम बेस्ड टेस्ट सीरीज, मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यूअस देते रहते हो। हम कंटिन्यूअस आपको पॉलिश करते रहते हैं। ठीक है, जब तक आप होना चाहते हो तब तक। आप टेस्ट में ही नहीं देने के आओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर डिबेट, क्विज करवाते रहते हैं, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो करे, और बाकी भीड़ में आप कैसे बोल सकते हो ये भी आपका निखरे। ये सारे हमारे क्विज के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्हीं क्लास के बीच में बैठ करके क्विज वगैरह पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये सारा करने के बाद पैन इंडिया हमारा प्रेजेंस है, इतने सिटीज में हम है। तो अगर कल को आपके पापा मम्मी का ट्रांसफर कहीं हो जाता है और वहां पर भी आप हमें ज्वाइन किए रहना चाहते हो, तो एडमिशन यहीं लेते हो, लेकिन वहां जाके आप क्लासेस कर सकते हो। इवन गुजरात में भी एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर ट्रांसफर लेना चाहते हो तो वो हो सकता है, सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन आप बड़े आराम से जा सकते हो इतने सारे जगहों पर। इसके बाद बात करते हैं कि हमने अपने काम के जरिए इतने सारे अवार्ड्स, ये तो कुछ ही अवार्ड्स है जो आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। अभी देख रहे हो, अभी प्रेजेंट जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमें अवार्ड दिया। तो आप ये देख सकते हो कि हमें अपने काम के बदौलत मिल गया ये सारा। तो कहते हैं ना कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता है और हमारा काम दिखता है। द्रोण अवार्ड की बात करें, कि फास्ट अप इन एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, जिन्होंने हमें अवार्ड्स दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है, तो आपको ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत टफ होती है। तो हम लोगों ने इतने साल के जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है कि पढ़ते पढ़ते जब आपके अंदर बहुत चीजें हावी होने लगती है, अब कभी कभी आप डिप्रेस्ड होने लगते हो, तो हम इससे भी उबरने के लिए बीच बीच में कुछ करवाते हैं कल्चरल फेस्ट, जिससे कि आप फिर से रिचार्ज हो। वो 2-3 दिन का जर्नी होता है, वो 2-3 दिन के जर्नी में आप अपने आप को पूरी तरह से रिचार्ज करते हो। वहां पर आप देश के कल्चर को समझते हो, देश के लैंग्वेज को समझते हो, और बाकी चीजों से लेकर के अपने आप को इस तरह से रिजुविनेट करते हो कि आगे आने वाले समय में आप फिर से फ्रेश होकर के नए एनर्जी के साथ पढ़ सको। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी करवाते हैं अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग टाइम, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ताकि आपका पढ़ाई ना बिगड़े, ये सोच करके। इसके बाद आपके लिए बीच बीच में हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट भी करवाते हैं, ताकि आपका दिमाग का एक्सरसाइज भी हो और आपका फिजिकल फिटनेस भी बना रहे, लेकिन ये सब भी लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या होता है, पढ़ाई। ये इसलिए ताकि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए रिजुविनेशन में जाए और उस कैंप से आने के बाद वापस से फिर नए एनर्जी के साथ पढ़ सके। और इसके बाद दिस इज द कोड, ये कूपन कोड है। ये कूपन कोड किस चीज के लिए है, क्या है, ये पहले आप लोग मोबाइल में फोटो क्लिक करके रख लीजिए। ठीक है, और इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो ये किस लिए रखा था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, ही इज मिस्टर सर्वम दवे, द डायरेक्टर ऑफ चहल एकेडमी इन गुजरात। ये पूरे चीज को लीड करते हैं, वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सनालिटीज whom I have ever met in my life. He is just like my younger brother, but top notch manager. और जो आपको अहमदाबाद से लेके पूरे गुजरात में आपको ये मैंडेट, आपको ये मेंटरशिप भी देंगे,
पर्सनल चीज़ों में गाइड भी करेंगे, और जितनी भी चीज़ों की आपको परेशानी होती है वो सारे चीज़ों के लिए गाइड करेंगे। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन कि अगर आप रात में 2 बजे भी कॉल करो तो वो आपका कॉल मिस नहीं करेंगे, आपको रिप्लाई करके बताएंगे, अनलेस इट इज़ वेरी अटमोस्ट इमरजेंसी। तो मैं सिर्फ सर्वम एक बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये जो आपने लिखा है ये क्यों कर दिया था वैलिड टिल 5th ऑफ अप्रैल। मुझे पर्सनल इसमें ऑब्जेक्शन है, जस्ट बिकॉज कि ये 23/4 देख रहे हैं, ये हमारा इनकॉर्पोरेशन का डेट है जिस दिन चहल एकेडमी इनकॉर्पोरेटेड हुई, और वो वही मंथ है 23/4। तो ये 5th ऑफ अप्रैल तक देने का मुझे नहीं समझता है। तो एनीवे, ओवर टू यू। Good noon. Good noon. Yeah. So basically, March ending चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों के पैरेंट्स वगैरह में हो गए। So we had given this offer, huge discount until 5th of April. कल मेरी भैया से बात हुई, रजू सर से बात हुई, and he said के 5th April क्यों? मैंने बोला कि 5th April क्योंकि हमने ऐसे ही जजमेंट and he pointed this thing out. मगर चहल एकेडमी का जन्म तो 23 अप्रैल को हुआ है ना, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो why only up to 5th of April? Why not until 23rd of April? तो मैंने रियलाइज करा कि ये गलती हुआ, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हैं, सबके पास सेलफोन होगा, निकालो। इंस्टाग्राम भी होगा, खोलो इंस्टाग्राम। ये सब भी करा दे, सब कुछ जरूरी होता है। मैंने समझाया ना कि पढ़ाई इज द नेसेसिटी एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर, मगर उसके साथ साथ बाकी चीजों में भी आप लोगों को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, राइट? उसमें सर्च करो चहल एकेडमी अहमदाबाद, CHHLHKDMY चहल एकेडमी अहमदाबाद मिला, अकाउंट मिला। उसमें थोड़ा ऐसा स्क्रॉल अप करोगे ना तो ये इमेज दिखेगा आपको, ये वाला इमेज दिख रहा है, इमेज दिख रहा है नहीं? तो वी आर नॉट मेकिंग दिस फर्स्ट, इट इज नॉट अ मार्केटिंग लिमिट एट ऑल। हम ये सेटअप करके नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया था फ्यू डेज बैक एंड दिस इज हाउ द ऑफर वाज गोइंग टू बी। मगर कल सर की बात के बाद आई रियलाइज एंड मैंने एक चीज डिसाइड किया था कल कि जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे मौजूद है, जितने भी लोग आज सेमिनार में यहाँ आए हैं, आप सबको ये पर्टिकुलर जो ऑफर था हमारा, वो इमेज आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम में, तो ऑफर आपको समझ में आ जाएगा उससे, राइट? दिस ऑफर वुड बी वैलिड फॉर यू ऑल अंटिल 23rd of April। क्लियर है? अब ऑफर के हफ्ते तक है, मगर हमने सेमिनार भी देख लिया, समझ में भी आ गया, मोटिवेटेड भी है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करना है, मगर एक छोटी सी चीज होती है ना डिसीजन मेकिंग की, क्या होती है? और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वहां का? किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एसी क्लासरूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं ना, बहुत सारी जगहों पे अगर ब्रांचेस है तो अच्छा ही हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में? यस, स्टडी, जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको, फैकल्टीज, राइट? तो आप लोगों को फैकल्टीज का भी एक बार न्यूट्रेंस चाहिए होगा, राइट? तो टुमारो ऑनवर्ड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच। ये पर्टिकुलर बैच में आप लोग अगर आज के 3 दिन या 4 दिन लेक्चर लगा के देखना चाहते, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग फॉर दिस। आप 3-4 दिन आइए, लेक्चर लगाइए, लुक एंड फील लीजिए कि समझ में आ रही है चीजें, फैकल्टी के साथ कनेक्ट बैठ रहा है कि नहीं, एंड देन यू कैन जॉइन द इंस्टीट्यूट। क्लियर है? ये 3-4 दिन डेमो लगा लीजिए। लेट अस से कि आप लोगों का किसी का ऐसा है कि एग्जाम आने वाला है, तो ज्वाइन करने का 100% प्लान है, मगर यू माइट बी थिंकिंग कि मैं मई में ज्वाइन करूंगा या ज्वाइन करूंगी या जून में करूंगा या करूंगी, या अहमदाबाद वाले सेंटर में शायद ना हो क्योंकि मैंने अभी बाजी का एग्जाम दिया है, मुझे कहीं और जाना है। तो 23rd of April के पहले आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर लीजिए अगर ज्वाइन करना चाहिए। 3 अप्रैल तक एम्पल टाइम है फॉर यू टू अटेंड लेक्चर एंड डिसाइड। यस, राइट? फिर अगर डिसाइडेड ही है, सेंटर नहीं डिसाइड किया है आपने और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मई से ज्वाइन करना है या जून से करना है, तो आप 23rd ऑफ टीम में ज्वाइन कर। 23rd अप्रैल के बाद डिस्काउंट नहीं रहेंगे। फिर अगर आपका लेटर देख के 24 अप्रैल को डिसाइड हुआ कि हाँ तो मेरा कॉलेज वगैरह सेट है और करना है,
yes, expiry date होती है ना, right? Good. And once I would like to thank Pratyush sir, वो स्पेशली सूरत से हमारे लिए यहाँ पे आए, right? We traveled for so many hours only to take this session. We know each other since more than 8 years, right? पहले जब मैं इनके साथ जुड़ा था तो मेरा और इनका रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई वाला तो है ही, मगर हम दोनों एक दूसरे के साथ पर्सनालिटी के लिए भी बहुत कम्पीट करते थे। उनका पर्सनालिटी वहां पे स्टैग्नेंट हो गया, वो जवान के जवान ही रहे। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा स्मार्ट दिखता था, मेरा पेट बढ़ गया, बाल चले गए। खुशी ये स्माइल कम कर रहे हैं, एक्चुअली अंदर से बहुत खुशी है। एनीवे, तो आप लोग भी जितने भी हैं ना, वी ऑलवेज ट्रीट आवर स्टूडेंट्स एज अ, राइट? किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सर को पूछ सकते हैं, राइट? आई लीव द स्टेज टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Give him a huge round of applause first. फिर आप ला के दिखाओगे तभी आपको डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज कंपलसरी, इसलिए ये कूपन यहाँ है। तो अगर आपको लेना है अभी ले लीजिए, बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। याद रखिएगा कि विदाउट दिस कूपन, डिजिटल कूपन जो आपके मोबाइल में होगा, उसके बिना आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, भले ही आप उसके पहले भी आ रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ये हो। दूसरा, नाउ जिनको लेट हो रहा है वो आप घर जा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का है, क्या है, वो सारी चीज आपको नीचे ऑफिस में उसकी जानकारी मिल जाएगी। यस प्लीज। ओके, कर सकती है। आप एक बार इनको ले आइएगा, मैं इनसे 5-6 मिनट से बात करूंगा, मुझे समझ में आ जाएगा इनको क्या करवाना है। तो अगर वो आर्ट्स में ही लेना है तो आर्ट्स में भी मैं बता दूंगा कि आपके लिए ये बेहतर होगा यूपीएससी की जर्नी में। अगर ये लेते हैं तो आपको यूपीएससी की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार आप आ जाएंगे काउंसलिंग के समय में, तो मैं 5 मिनट से बैठना होगा, मैं बता दूंगा। हाँ, अभी भी आप बैठ करके बात कर रहे हैं तो अभी भी कर सकते हैं थोड़ी देर में। यस प्लीज। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सैफिन हसन का नाम सुना है? वो गुजराती मीडियम में एग्जाम दिया है सब कुछ, जबकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके बाद भी इज एन आईपीएस ऑफिसर। मेरा फ्रेंड मोहम्मद तफसीर इकबाल 128वां रैंक है, और अभी वो तेलंगाना में जो चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उसने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया था, जबकि उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मीडियम फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारे इंटेंशन से कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, नो डाउट इंग्लिश में स्टडी मटेरियल थोड़े आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन स्टडी मटेरियल मिलने से कोई बहुत ज्यादा फर्क। अगर आप पहले, सबसे बड़ी बात होती है आपका इंटरेस्ट, आपको पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर यूपीएससी स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो आर्ट्स अगर लेते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप आर्ट्स लेके ही करो तभी यूपीएससी कर सकते हो। आईआईटीएंस वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह भी करते हैं और उनके सक्सेस का रेट भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको बीए करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आर्ट्स लेकर के अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। बीबीए के साथ करते हो तब भी मिलेगा, क्योंकि आप उसमें मैनेजमेंट की चीजें पढ़ रहे हो, गवर्नेंस का पेपर आता है, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन बीबीए अगर करने जाओगे तो आपके पैसे बहुत खर्च होंगे, 20 से 22 लाख। ये आपको सोचना है कि आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, क्या आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको जो नौकरी लगनी है वो लगने वाली नहीं है, आपको खुद एफर्ट मारने हैं। यानी 20-22 लाख खर्च करने के बाद अगर आपको 8-10 हजार रुपए की नौकरी लग रही है या वो भी नहीं लग रही है तो ये सोचने वाली बात है। तो वो देखना है आपको,
क्योंकि बीबीए करने पर किसी भी कॉलेज से कीजिए 18-20 लाख रुपए मिनिमम लग रहा है, तो वो चेक कर लेना आप। वो 18 कहीं और डालोगे तो वो ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, ठीक है। अगर करना ही है तो फिर एमबीए करो, उसमें स्कोप ज्यादा है, बीबीए में स्कोप बहुत कम है। हाँ, इसके साथ आप करना है यूपीएससी, बड़े आराम से कर सकते हो, बहुत ही आराम से। उसका एक पेपर मैनेजमेंट का है, गवर्नेंस में आपको काम आएगा, बहुत बहुत काम आता है, आप कर सकते हो, ठीक है। मैं फाइनेंशियल और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस प्लीज। बहुत ही आराम से होता है, बहुत आराम से होता है। जॉब छोड़ करके कभी भी या फिर पढ़ाई छोड़ करके कभी भी ये करना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके साथ ही बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट वो मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? यस प्लीज। नहीं, आपको अगर मेंस आपने इंग्लिश में दिया है, इंटरव्यू के लिए भी लैंग्वेज सिलेक्शन होता है। भले ही आपने मेंस इंग्लिश में लिखा है, इंटरव्यू गुजराती में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, कन्नड़ा, उड़िया, तमिल किसी में भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन पहले से मेंशन करना है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? So thank you very much. See you soon in the class. Thank you so much.